ओके ठीक है बच्चों, तो चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन देखेंगे। ये हमारा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसके क्वेश्चंस हमेशा आते रहते हैं और इसके एप्लीकेशन थ्रू आउट द फिजिक्स रहेंगे। सो चलो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। सो बच्चों देखो, न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन में हम क्या सीखेंगे। ऑलरेडी आपने सीखा हुआ है, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, 9th स्टैंडर्ड 10th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा हुआ है। तो अब हम इन्हीं के कुछ एप्लीकेशंस देखेंगे और देखेंगे कि कैसे किस तरीके से क्वेश्चन हम इसमें सॉल्व कर पाते हैं। सो बेसिकली आपको पूछेगा क्या, तो पहले हम यहाँ से देखते हैं कि ओवरऑल हम ब्रीफ पढ़ने क्या वाले हैं इस चैप्टर में। सो इमेजिन करो कि आपके घर में कोई एक अलमारी है ना, कोई अलमारी है या फिर कोई बॉक्स है एंड इसको आप फोर्स लगा रहे हैं। सम हाउ यू आर अप्लाइंग अ फोर्स ऑन दिस, या फिर किसी भी मशीन के थ्रू आप इस पर फोर्स लगा रहे हैं। तो अब इस फोर्स लगने के बाद बच्चा क्या होगा, ये चीज़ मूव करना स्टार्ट कर देगी। यस। सो बेसिकली फोर्स लगाने से क्या होगा, इसे एक एक्सेलरेशन मिलने वाला है यहाँ पर। हाँ, सो बेसिकली होने क्या वाला है, सो लेट्स से आपने फोर्स F लगाई है और इसका मास है 10 kg, है ना। और यहाँ पर फोर्स का वैल्यू भी देते हैं, लेट्स से 200 न्यूटन की फोर्स आपने लगाई है, इसका मास है 10 kg। फिलहाल हम फ्रिक्शन नहीं पढ़ रहे हैं, तो हमारे ये जो सरफेस है ये पूरा स्मूथ सरफेस है ना। तो पहले हम एक आइडियल फिजिक्स की स्टडी करेंगे कि स्मूथ सरफेस पे क्या क्या होता है यहाँ पर, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो आपने 9th और 10th में क्या सीखा है कि एक मास पे आप फोर्स लगा रहे हैं, है ना। तो अब होने क्या वाली है कि ये मास एक्सेलरेशन, ये जो हमारी फोर्स है ये एक्सेलरेशन क्रिएट करेगी। अब एक्सेलरेशन मतलब क्या होता है, ये हमने काइनेमेटिक्स में सीख लिया है कि एक्सेलरेशन मतलब कि अब उसकी स्पीड हर सेकंड इंक्रीज होगी, मतलब इनडायरेक्टली ये चीज़ आपकी मोशन में आ जाएगी। तो इस फोर्स लगाने के बाद इसका मोशन किस तरीके से होने वाला है, यही सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। सो चलिए देखते हैं कि क्या होगा इसके साथ यहाँ पर। सो हम जानते हैं कि हमारा फॉर्मूला क्या है फेमस, दैट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। सो अब होने क्या वाला है यहाँ पर, तो इसे F इज इक्वल टू, मास की हमारी वैल्यू 10 kg थी एंड हमारा एक्सेलरेशन कितना है ये तो हमको फाइंड आउट करना है। तो ये जो फोर्स थी हमारी, इसकी वैल्यू कितनी थी, 200 न्यूटन, है ना। सो एक्सेलरेशन बच्चा अपना कितना हो जाएगा, 200/10 विच विल बी 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको मैं एकदम बेसिक से पढ़ा रहा हूँ। तो मैं जूम करता हूँ कि आप लेट से आप स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं और आप फर्स्ट टाइम इस चीज़ को पढ़ने जा रहे हैं। ओके, इसकी एक रिवीजन वीडियो भी मैं डालूंगा उन लोगों के लिए जिन्होंने ऑलरेडी इस चैप्टर को थोड़ा बहुत सुना हुआ है, थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, लेकिन पूरी पिक्चर उनकी क्लियर नहीं हुई है। सो चलिए यहाँ पर देखते हैं। सो हमको क्या मिल गया बच्चे यहाँ पर कि एक्सेलरेशन हमको मिल गया, इट इज़ 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो अब ये 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इस ऑब्जेक्ट के साथ करने क्या वाला है। सब आप जानते हो, हमने काइनेमेटिक्स में सीखा है कि इसकी स्पीड अब हर सेकंड 20 से इंक्रीज़ होगी, है ना। तो इनिशियली ये चीज़ हमारी रेस्ट पर है, तो इसकी स्टार्टिंग की स्पीड कितनी बच्चा हमारी 0 मीटर पर सेकंड है ना। तो 0 मीटर पर सेकंड स्टार्टिंग की स्पीड है, उसको एक्सेलरेशन मिल गई है 20 की। अब क्वेश्चन आपको पूछेगा कि इसका मोशन तो स्टार्ट हो जाएगा। अब सेम काइनेमेटिक्स का लॉजिक लगेंगे, क्वेश्चन पूछेगा बताओ 10 सेकंड बाद ये कहाँ पर होगा, व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, है ना। तो हम कैसे निकालेंगे, विल यूज़ द फॉर्मूला S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। होप यू फॉलो। तो बच्चा कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू, हमारा इनिशियल स्पीड 0 है तो हाफ इंटू एक्सेलरेशन हमारी 20 की थी और क्वेश्चन ने कहा 10 सेकंड तक बताओ, तो 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा बच्चा, ये हमारा 2000 डिवाइड बाय 2 विच इज़ 1000 मीटर, इतना हो जाएगा हमारा पूरा का पूरा। सो होप यू फॉलो। सो इस तरीके से होगा 1000 मीटर मतलब 1 किलोमीटर। अब ये बहुत ही ज़्यादा हाइपोथेटिकल सिचुएशन थी, रियल लाइफ में आप क्या बोलते हैं इतने आसानी से चीज़ों को नहीं मूव कर पाते क्योंकि वहाँ पर फ्रिक्शन होता है। रियल लाइफ में आप क्या बोलते हैं थोड़ा सा भी फोर्स लगाएंगे तो आपको एक मिनिमम अमाउंट ऑफ फोर्स प्रोवाइड करनी पड़ती है किसी चीज़ को खाली मूव करने के लिए। फिलहाल हम एक आइडियल केस पढ़ रहे हैं, धीरे धीरे हम रियलिटी की तरफ आएंगे। सो होप ये समझा कि इसका मोशन यहाँ पर किस तरीके से होने वाला है। सो एक तो बेसिक्स हमारी ये हो गई कि फोर्स की हेल्प से आप एक्सेलरेशन निकालो एंड फिर उस एक्सेलरेशन की हेल्प से आप डिस्प्लेसमेंट, टाइम, ये सारी चीज़ें निकाल सकते हो। इसमें क्वेश्चन एक और चीज़ पूछ सकता है, व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ दिस ऑब्जेक्ट आफ्टर 10 सेकेंड्स। तो जिन लोगों को काइनेमेटिक्स ऑलरेडी आती है बहुत अच्छी से, तो 20 की एक्सेलरेशन है तो 10 सेकंड बाद हर सेकंड 20 से बढ़ के 10 सेकंड बाद 200 की स्पीड हो जाएगी। अगेन इट्स अ वेरी हाइपोथेटिकल केस, बट यही इसकी बेसिक्स है। इसी तरीके से ये सारी चीज़ें हमारी काम करती हैं। सो होप यू फॉलो दिस। सो अब हम आगे एक दूसरा केस देखते हैं। सो हमने देखा है फॉर्मूला में कि हमारा जो फॉर्मूला है वो है फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब देखना इसको वेक्टर वाइज हम कैसे लिखते हैं, हम वेक्टर वाइज इसको लिखते हैं कि फोर्स वेक्टर इज इक्वल टू मास टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन वेक्टर। वेक्टर में इस तरीके से लिखते हैं। अब ये वेक्टर का एप्लीकेशन कहाँ आएगा वो जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझेगा। सो अब इसमें लेट से इसको और थोड़ा अगर हम इलेबोरेट तरीके से लिखें तो इसको हम लिखते हैं कि नेट फोर्स इज इक्वल टू मास टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन। इसको ध्यान रखना। अब नेट फोर्स मतलब क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ। इमेजिन करो कोई बॉक्स है
है ना। एंड इस बॉक्स के ऊपर आप दो फोर्सेस लगा रहे हैं, एक राइट की तरफ और दूसरी लेफ्ट की तरफ। सो सपोज अ फोर्स इज एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन एंड दूसरी फोर्स यहाँ से आ रही है। तो बच्चा इस पर नेट फोर्स कितनी हो जाएगी, तो वन इज लेट्स से 300 न्यूटन की लग रही है और यहाँ से आ रही है 100 न्यूटन, है ना। सो अब क्या होगा बच्चा, टोटल नेट फोर्स कितनी हो जाएगी हमारी, 300 माइनस 100 200 न्यूटन। डू यू गेट दिस। तो इस तरीके से हमको यहाँ पर अप्लाई करना है। ये छोटे छोटे बेसिक्स इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा काम आएगी। तो नेट फोर्स कितनी हो जाएगी हमारी, 300 माइनस 100, है ना। और मास, लेट्स से इसका मास भी हम 10 kg मान के चलते हैं सिंप्लीफिकेशन के लिए। 10 टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन हमारी कितनी आ जाएगी, 200/10 हो जाएगा हमारा ये। सो 200/10 हमारा 20, अगेन सेम पिछले क्वेश्चन जैसा आ जाएगा। तो एक्सेलरेशन सेम आई है पिछले क्वेश्चन जैसे, लेकिन यहाँ पर बेटा के सिनेरियो आपका एकदम डिफरेंट है। होप यू फॉलो। सो पहली चीज़ तो ये होगी जो हमको ध्यान रखनी है यहाँ पर। सो होप ये नेट फोर्स निकालना आ गया आपको। अब क्वेश्चन है कि इसका मोशन किस तरीके से होगा। इसका मोशन ऐसा होगा कि ये 300 वाली फोर्स ज़्यादा है, राइट। सिंस ये फोर्स ज़्यादा है तो इसकी जो मोशन होगी इट विल बी इन दिस डायरेक्शन। अगर ये लेफ्ट साइड वाली फोर्स ज़्यादा होती बच्चा तो इसका मोशन लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में होता, इसको ध्यान रखना। सो दिस वॉज वन बेसिक्स। सो अब एक तो ये समझ गया आई होप आप लोग। अब यहाँ पर देखते हैं कि अगर दोनों फोर्सेस सेम डायरेक्शन में लगती तब क्या होता, तब नेट फोर्स हमारी ऐड हो जाती, है ना। वेक्टर की जो हमारी नॉलेज है, जो हमने ऑलरेडी वेक्टर लेक्चर्स में देखी हुई है कि अगर लेट से हमारी ये दोनों की दोनों फोर्सेस एक ही डायरेक्शन में लगती बच्चा। सो अगर लेट से दोनों, एक फोर्स हमारी है 300 न्यूटन की और दूसरी है 200 न्यूटन की, या फिर 100 ले लेते हैं फिलहाल दोनों को, सेम प्रीवियस केस की तरह, बोथ आर एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन। तो अब बच्चा, अब इसमें क्या होगा, अब नेट फोर्स हम कैसे निकालेंगे। नेट फोर्स विल बी इक्वल टू मास टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन। तो इट विल बी 300 प्लस 100, डेट विल बी इक्वल टू, लेट्स से इसका मास 10 kg था हमारा, है ना। सो दिस विल बी 10 इंटू एक्सेलरेशन हमारे कितनी हो जाएगी, ए हम डाल देंगे यहाँ पर, तो कितनी हो जाएगी 400, 10 टाइम्स ऑफ ए, तो ए विल बी 40 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। होप ये आप लोग समझ गए वाली बात। तो इस तरीके से यहाँ पर चीज़ें काम करने वाली थी, ठीक है। सो अब हम देखेंगे कि इस चैप्टर पे हमारे किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या क्या फोर्स लगती है, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो कोई इनएनिमेट ऑब्जेक्ट हो, जैसे कोई आपका कंप्यूटर, लैपटॉप, आपका टीवी, आपकी कबोर्ड, आपके टेबल चेयर, तो इन पे किस किस टाइप के फोर्सेस लग सकती है। तो सबसे पहले जो फोर्स हम स्टडी करने जा रहे हैं, तो लेट्स स्टडी फर्स्ट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ फोर्सेस जो हम यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं। सो पहली चीज़ तो देखो क्या होगा, यहाँ पर हमको दो चीज़ मेन पढ़नी है। एक है वेट आपका, एक है आपकी वेट, एक है आपका नॉर्मल फोर्स और एक है आपकी टेंशन। ये तीन चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। अब ये टेंशन वो वाला टेंशन नहीं है, ये एक अलग टेंशन है जिसको हम देखेंगे। सो वेट बच्चा देखो बेसिकली क्या होता है। सो बेसिकली हम अर्थ पे रहते हैं, है ना, हम अर्थ पे रहते हैं, ये हम हैं, लेट्स से ये हमारी बॉडी है। तो अर्थ हम पे एक फोर्स लगाती है, आप लोग सब लोग जानते हैं। तो अर्थ जो हम पे फोर्स लगाती है उसी फोर्स को हम वेट कहते हैं, है ना। तो लेट्स से आपका मास है, लेट्स से आपका मास है, लेट्स से आपकी मास है, लेट्स से मैं अपना ही मास बोलता हूँ, आपका मास क्यों बोलता हूँ, लेट्स से मेरा मास है 80 kg है फॉर एग्जांपल। तो अर्थ जो हम मुझ पे फोर्स लगाएगी उस फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, तो उस फोर्स की वैल्यू हम देते हैं m इंटू जी, मेरा मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये अपने स्कूल में 9th-10th में पढ़ा हुआ है। तो कितना हो जाएगा, अर्थ जो मुझ पे फोर्स लगाती है वो हो जाएगा 80 इंटू 9.8, है ना। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर 780 के आसपास में भी आता होगा। 8 8 64, 6 8 9 72 एंड 6 784 न्यूटन। तो अब ये क्या है, दिस इज़ अ वेट और दिस इज़ अ फोर्स विथ अर्थ इज अप्लाइंग ऑन मी। इसका मतलब क्या हो गया, तो इमेजिन करो कि मैं किसी टेबल के ऊपर खड़ा हूँ, है ना, लेट्स से इस टेबल के ऊपर मैं खड़ा हूँ और अचानक से आप मेरे नीचे से टेबल को हटा दो, तो व्हाट विल हैपन, मैं नीचे गिरना स्टार्ट हो जाऊँगा, है ना। सो नीचे गिर तो रहा हूँ, मतलब किसी फोर्स से मैं नीचे जा रहा हूँ, तो उस फोर्स की वैल्यू क्या होगी, वो फोर्स की वैल्यू ये होगी 784 न्यूटन। अब ये फोर्स जो है बच्चा, ये खाली जब हम गिरते हैं उस टाइम नहीं लगती, अगर मैं टेबल पे खड़ा हूँ ना उस टाइम पर भी ये फोर्स लग रही है। वो तो टेबल है जो मुझे उसने प्रोटेक्ट करके रखा है। सो यहाँ पर आता है आपका न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है, एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। सो अगर मैं किसी टेबल पे खड़ा हूँ या फिर मैं अर्थ पे खड़ा हूँ, फिलहाल इमेजिन करो, है ना, मैं अर्थ के सरफेस पे खड़ा हूँ, ये हमारा अर्थ का सरफेस है ब्लू कलर का। सो अब हो क्या रहा है, अर्थ मुझ पे mg की फोर्स लगा रही है जिसको हम मेरा वेट भी बोलते हैं। तो बदले में ये जो धरती माँ है हमारी अर्थ क्या करेगी, ये ऊपर की तरफ एक रिएक्शन फोर्स देती है।
सो ये वाली चीज़ हो गई। तो इसको हम, इस रिएक्शन फोर्स को हम कहते हैं नॉर्मल, इसको ध्यान रखना, इसको कहते हैं नॉर्मल। ये न्यूटन थर्ड लॉ से आता है कि एवरी फोर्स हैज़ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो अर्थ आप पे mg फोर्स लगा रही है, और ये सिंस आप ये अर्थ के सरफेस को, है ना, अर्थ के सरफेस पे आप नीचे की तरफ फोर्स लगा रहे हो, तो थर्ड लॉ के हिसाब से अर्थ का सरफेस आपको इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स प्रोवाइड करता है, और उस फोर्स को हम नॉर्मल कहते हैं। तो अगर लेट्स से आप किसी रोड पर खड़े हैं बच्चा, है ना, तो होगा, तो आपकी एफवीडी हम कैसे बनाएंगे यहाँ पर। सो मतलब कि आपके ऊपर फोर्सेस कैसे शो करेंगे यहाँ पर, कि आपका एक mg नीचे की तरफ लग रहा है और एक नॉर्मल ऊपर की तरफ लग रहा है। इसको थोड़ा मैं प्रॉपर्ली बताता हूँ, होप ये समझे आप। तो यही दो फोर्सेस लगती है किसी इंसान पे जो अर्थ के ऊपर रहता है, या फिर किसी ऑब्जेक्ट पे जो अर्थ के ऊपर रहता है। पहला चीज़ है उसका वेट, है ना, उसकी वैल्यू हम देते हैं mg से, और जो दूसरी चीज़ है वो नॉर्मल। तो इसमें ध्यान रखना, ये जो वेट है, जो mg की फोर्स है, ये आप नहीं लगाते, ये अर्थ लगाती है। होप ये समझ गए। और ये जो नॉर्मल है, ये अर्थ का सरफेस आपको बदले में थर्ड लॉ के हिसाब से इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स देता है, क्योंकि आप उस सरफेस के ऊपर mg लगा रहे हो, तो सेम ऊपर की तरफ सेम अमाउंट ऑफ फोर्स आप पे लगाता है। होप ये वाली बात समझ गए। फिर आगे जो नेक्स्ट चीज़ है वो है टेंशन। अब टेंशन कहाँ काम आएगा, अब टेंशन रस्सियों में डेवलप होता है। तो इमेजिन करो आप मार्केट से एक रस्सी लेके आए, है ना, एंड अभी तक तो इस रस्सी में कोई फोर्स डेवलप नहीं है, बट लेकिन आप इमेजिन करो कि आपने इस रस्सी से किसी ऑब्जेक्ट को बांध दिया और इस रस्सी को ऊपर छत से टांग दिया। तो छत अगर हम बनाते तो छत को हम ऐसे बनाते हैं बच्चा, अगर हमने किसी रस्सी को छत से टांग दिया, तो अब रस्सी के साथ होगा क्या, ये रस्सी हमारी टाइट हो जाएगी। यस, रस्सी हमारी टाइट हो जाएगी। सो यही जो रस्सी जो हमारी टाइट हो गई है, तो हम कहते हैं कि रस्सी के अंदर एक फोर्स डेवलप हो गई है बच्चा, और उसी फोर्स को हम कहते हैं टेंशन। ध्यान रखना। सो बेसिकली ये फोर्स करती क्या है, ये फोर्स इस ऑब्जेक्ट को मोशन करने से रोकती है। मतलब क्या हो गया, सो बेसिकली इमेजिन करो अगर आप रस्सी को कट कर दो, तो ये ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ चले जाएगा, ये नीचे की तरफ चले जाएगा, है ना। अर्थ की जो फोर्स mg है वो उसको नीचे की तरफ खींच देगी, है ना। सो इसको प्रोटेक्ट कौन करके रखा है, इसको यहाँ पर इसी रस्सी ने प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है। तो रस्सी इस पर ऊपर की तरफ फोर्स लगाती है टेंशन, और अर्थ इस पर नीचे की तरफ फोर्स लगाती है mg। होप ये वाली बात आप समझ रहे हैं। तो ये जो रस्सी में जो फोर्स डेवलप होती है, इसी को हम टेंशन कहते हैं। अब इमेजिन करो अगर आप इस रस्सी के नीचे बहुत भारी ऑब्जेक्ट बांध दो, तो विल यू एग्री कि सर अब रस्सी में बहुत ज़्यादा फोर्स डेवलप होगा। लेट्स से आप 50-500 किलो का ऑब्जेक्ट बांध दो, और इमेजिन करो कि हमारी रस्सी बहुत स्ट्रॉन्ग है, हम किसी और ही प्लेनेट से लेके आए हैं रस्सी। सो 500 किलो की हमने ऑब्जेक्ट बांध दी है रस्सी से। सो अब ये रस्सी बहुत ज़्यादा टाइट हो जाएगी, तो रस्सी में हम कहेंगे कि बहुत ज़्यादा टेंशन डेवलप हो गया। सो ये जो रस्सी में बचा जो टेंशन होता है, वो आपके वेट के इक्वल होता है, अगर रस्सी आपके मोशन में नहीं है तो इस सिचुएशन में हमारा ये पूरा का पूरा सिस्टम रेस्ट पर है। तो हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि ये जो टेंशन है जो रस्सी का, इसको इसके मास ने बैलेंस आउट कर दिया है, क्योंकि रेस्ट पर है। तो रेस्ट पर है मतलब नेट फोर्स जो अभी भी हमने सीखा, नेट फोर्स की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। क्यों ज़ीरो हो जाएगी, बिकॉज मोशन नहीं हो रहा है। तो हम कहते हैं मोशन नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब नेट फोर्स ज़ीरो है। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन यहाँ पर काम आता है। एवरी ऑब्जेक्ट इन मोशन विल कंटिन्यू टू इट्स मोशन अनलेस एंड अनटिल एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। और क्या है, एवरी ऑब्जेक्ट एट रेस्ट विल रिमेन एट द स्टेट ऑफ रेस्ट unless and until an external force is applied. So it is at rest, it means there is no external net force। आप ध्यान रखना, फोर्सेस लग रही हैं लेकिन नेट फोर्स नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया, आई विल से ये जो पूरा टेंशन है इसने इस mg को बैलेंस आउट कर दिया है। बैलेंस आउट कर दिया तो हम कहेंगे कि टेंशन इज इक्वल टू, सर क्या हो गया हमारा, mg। होप वाली बात आप समझे। तो इसको लिखेंगे कैसे बच्चा, इसको हम लिखते हैं, वी राइट इट एज टेंशन माइनस mg इज इक्वल टू 0। हम इस तरीके से एक्चुअली लिखते हैं, फिर mg उस तरफ चले जाता है, फिर हमारा मिलता है टेंशन इज इक्वल टू mg। सो होप ये वाली बात आप समझे कि ये जो इसी टाइप की फोर्सेस हम यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं। सो पहली चीज़ तो आपका वेट हो गया खुद का। वेट क्या है, हम कहते हैं कि वेट ये फोर्स है जो अर्थ आप पे लगाती है ना। फिर नॉर्मल क्या है, नॉर्मल वो फोर्स है जो अर्थ का सरफेस आपको देता है। और टेंशन क्या है, टेंशन वो फोर्स है जो रस्सी में डेवलप होता है। सो अब इसमें हम आगे देखते हैं आगे इसमें हमारे पास क्या क्या है। सो अब जो हम आगे देखने वाले हैं वो अब हम देखेंगे फ्री बॉडी डायग्राम किस तरीके से बनानी है। तो फ्री बॉडी डायग्राम में बेसिकली हम क्या करते हैं, हम सारी की सारी फोर्सेस शो करते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट पे कहाँ कहाँ कैसे कैसे फोर्सेस लगने वाली है। वो ऑब्जेक्ट कोई इंसान हो सकता है, अगेन कोई डब्बा हो सकता है, कोई बॉक्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो देखो इसको कैसे करेंगे। तो इमेजिन करो कि ये बॉक्स है हमारा, जो किसी सरफेस पे है, किसी टेबल पे, चेयर पे, या फिर हमारी अर्थ के ऊपर है। सो अब इसके ऊपर क्या क्या फोर्सेस लगेंगी वो हम फ्री बॉडी डायग्राम के थ्रू बताते हैं। तो सबसे पहले तो इसके ऊपर mg लगेगी, जो अर्थ इस पर फोर्स लगाती है नीचे की तरफ। देखना कोई भी ऑब्जेक्ट रहेगा, ये फोर्स उस पर हमेशा परमानेंटली नीचे की तरफ लगेगी, चाहे वो आदमी हो, जानवर हो, कोई भी चीज़ हो, ठीक है, चाहे कोई डब्बा भी क्यों ना हो। तो ये mg की फोर्स नीचे की तरफ लगेगी उसके ऊपर।
तभी हमने क्या देखा कि न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन से ये जो हमारी सरफेस है, जो हमारी ज़मीन है, ये इसके ऊपर एक इक्वल एंड ऑपोजिट ऊपर की तरफ फोर्स देती है, उस फोर्स को हम क्या कहते हैं, नॉर्मल। तो इस तरीके से यहाँ पर हम शो करते हैं चीज़ों को। तो हम क्या कहेंगे कि एक तो इसके ऊपर mg की फोर्स नीचे की तरफ लग गई और दूसरी फोर्स जो इस पर लगी है वो है नॉर्मल। तो होप ये वाली बात आप समझे। तो दीज आर द टू फोर्सेस विच आर एक्टिंग इन दिस सिचुएशन। अब इसमें और भी फोर्सेस हो सकती है। सपोज क्वेश्चन कहता है आपके ऊपर कि आपका जो ऑब्जेक्ट है इसके ऊपर एक और फोर्स लग रही है राइट की तरफ। तो राइट की तरफ अगर कोई फोर्स लग रही है तो उसको भी हमें यहाँ पर FBD में शो करना होगा। सो एक तो ये चीज़ हो गई। अब FBD में बेटा एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना कि FBD में हम खाली वो फोर्सेस दिखाएंगे जो हम पर एक्सटर्नली लग रही है या फिर हमारे ऑब्जेक्ट पर एक्सटर्नली लग रही है। हम वो फोर्सेस कभी नहीं दिखाते जो हम लगाते हैं। आप बोलोगे सर इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि इमेजिन करो कि हमारे पास कोई दीवार है, हाँ, इमेजिन करो हमारे पास कोई वॉल है एंड वॉल के सहारे कोई आप ही टेका लेके ऐसे खड़े हो, है ना। सो ये वॉल है हमारी एंड इमेजिन करो यू आर देयर। आप इस पर एक ऐसा हमेशा हाथ रख के कभी ऐसे खड़े होते ना, वॉल के ऊपर आप ऐसे इसको प्रेस कर रहे हैं। सो अब होगा क्या यहाँ पर बच्चा, अब अगर हम आपका FBD बनाएंगे तो इसको कैसे बनाएंगे, ध्यान से सुनना। सो आप इसके ऊपर एक फोर्स यहाँ पर लगाएंगे, यस। सो सिमिलरली वॉल आपको एक इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स प्रोवाइड करेगी। तो इमेजिन करो कि आप इसमें एक फोर्स राइट की तरफ लगा रहे हैं, तो वॉल क्या करेगी बच्चा, आपके ऊपर एक इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स इस डायरेक्शन में प्रोवाइड करेगी। तो अगर आप F फोर्स लगा रहे हैं तो वॉल भी आप पे F फोर्स लगाएगी। अब हमको ड्रॉ करना है आपका FBD। ध्यान रखना, हमको क्या ड्रॉ करना है, आपका FBD। यू एज अ पर्सन आपका FBD कैसे बनाएंगे? तो FBD बनाने के लिए हमको पूरा ऐसा एक चित्रकला या फिर ऐसी ड्राइंग बनाने की ज़रूरत नहीं है। हम सिंपली एक अपने आप को एक ऐसा पॉइंट ऑब्जेक्ट भी ट्रीट कर सकते हैं या फिर हम अपने आप को एक बॉक्स की तरह भी बना के बता सकते हैं यहाँ पर। तो हम कैसे शो करेंगे, तो ध्यान देना, इसमें ये वाला फोर्स आप लगा रहे हो दीवार पे और ये वाला फोर्स दीवार आप पर लगा रही है। तो हमको खाली वो फोर्स दिखानी है जो आप पर लग रही है। तो आप पर खाली ये वाली फोर्स लग रही है, वीर से एक F फोर्स यहाँ लग रही है, यस, विच इज़ दी ऑपोजिट फोर्स विच द वॉल इज अप्लाइंग ऑन यू। अगली फोर्स जो आप पे लग रही है वो है mg, यस। mg नीचे की तरफ लग रही है आपके पैर से ज़मीन की तरफ, जो अर्थ आप पे लगा रही है, और अगला फोर्स है नॉर्मल। तो यही तीन फोर्स हम फ्री बॉडी डायग्राम में आपके शो करेंगे। तो हम क्या कहेंगे कि एक mg नीचे की तरफ लग रही है और एक नॉर्मल फोर्स बच्चा ऊपर की तरफ लग रही है। होप ये वाली बात आप समझ गए। दिस इज़ mg एंड दिस इज़ नॉर्मल। तो ये बन गया आपका ओवरऑल FBD। तो इस चीज़ को थोड़ा सा और सुंदर करने के लिए मैं यहाँ पर एक प्रोफेशनल डब्बा बनाता हूँ। आप इसको रफ हैंड से भी बना सकते हैं। सो होप यू फॉलो। सो दिस वॉज दी ओवरऑल केस। तो यही हमको ये दिखाना था, इसी को हम कहते हैं FBD बनाना। दैट यू हैव टू शो कि उस पर क्या क्या फोर्सेस लग रही है। ये सारी चीज़ें हमको न्यूमेरिकल सॉल्व करने के टाइम पे हेल्पफुल होती हैं। तो ये किसका हो गया, ये मैन, ये इंसान का FBD हो गया, या फिर आप कह सकते हैं आपका FBD हो गया अगर आप इसको खुद को इमेजिन कर रहे हो, या फिर आपके किसी दोस्त का FBD हो गया। अब यहाँ पर अगर कोई कहेगा इस दीवार का FBD बनाओ, तब कैसे बनाओगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो अगर कोई दीवार का FBD बनाने बोलेगा तो हम उसको कैसे बनाएंगे। तो अगर हम दीवार का बनाने जाए बच्चा, तो इमेजिन करो कि दीवार को भी हम ऐसा, ये हमारी दीवार हो गई है ना। सो दीवार के केस में हम कैसे करेंगे, ये हमारी दीवार हो गई। अब दीवार कौन सी फोर्स लगा रही थी बच्चा, दीवार ये वाली फोर्स लगा रही थी और दीवार पर ये वाली फोर्स लग रही थी। थोड़ा सा मैं इसको क्लीन करता हूँ ताकि चीज़ें हमको प्रॉपरली दिखे। सो हाँ, दिस इज़ मच बेटर। सो दीवार का FBD हम कैसे बनाएंगे, दीवार के ऊपर ये वाली फोर्स आप लगा रहे थे, तो ये फोर्स दीवार पर एक्सटर्नली लग रही थी, तो हम कहेंगे कि देयर इज़ दिस फोर्स F विच इज़ एक्टिंग ऑन दिस वॉल। सिमिलरली दीवार नीचे की तरफ mg लगाएगी, तो हम कहते हैं दीवार लगा रही है mg, लेकिन mg हम कहते हैं कि ये अर्थ लगाती है। ध्यान रखना, डे टू डे लाइफ में हम कहते हैं कि दीवार लगा रही है या फिर कोई इंसान लगा रहा है, लेकिन इसका रियलिटी वर्ड कैसा ही बोलना है हमको कि अर्थ लगा रही है, ठीक है। तो वन इज़ mg, अदर इज़ कि वापस अगेन अर्थ भी तो इसको नॉर्मल फोर्स ऊपर की तरफ प्रोवाइड करती होगी। सो ये वाली चीज़ हो गई। सो ये हो गया हमारा FBD ऑफ दिस वॉल। सो आई होप ये वाली बात आप समझ गए। ओके ठीक है बच्चों। सो आई होप अभी तक आपको FBD कैसे बनाना है, फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाना है, उसकी बेसिक समझ गई होगी। अब इसमें एक और स्पेशल केस है, रस्सी वाला, रोप वाला। क्योंकि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में हमको हमेशा रस्सी दिखती रहेगी, तो हम इसको थोड़ा सा और इसके डायग्राम को और अच्छे से समझते हैं। ऑलरेडी हमने इसको देख लिया है, लेकिन एक बार और इसको मैं समझाता हूँ। सो देखो बच्चा, इसमें होने क्या वाला है, अगर कोई पूछेगा कि अब इसका FBD बना के दिखाओ, सो इमेजिन करो कि सिस्टम आपका रेस्ट पर है, इट इज़ नॉट एट ऑल मूविंग, तो इसकी FBD कैसे बनाएंगे। अब सवाल है, इस पूरे सिस्टम को हमको FBD नहीं बनाना है, हमको बस इस ऑब्जेक्ट का FBD इसमें बनाना है कि इस ऑब्जेक्ट पे किस तरीके से ये सारी चीज़ें फोर्सेस लगाने वाली हैं। तो सबसे पहले तो सिंपल सा हमारी ग्रेविटी सबसे पहले लगेगी। तो ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है, अगर मैं इसको सेपरेटली ड्रॉ कर लेता हूँ, सो लेट्स से ये हमारा ऑब्जेक्ट है। सो इसको मैं अलग से यहाँ पर बना रहा हूँ।
सो यहाँ पर सबसे पहले तो ग्रेविटी लगेगी, ग्रेविटी की फोर्स नीचे की तरफ mg लगेगी। ध्यान रखना, क्या इस केस में नॉर्मल फोर्स रहेगी प्रेजेंट? नॉर्मल नहीं रहेगी क्योंकि नीचे ज़मीन नहीं है, ये हवा में लटक रहा है बच्चा, ध्यान रखना। तो इसमें खाली ये बस आपकी mg की फोर्स लगेगी जो ग्रेविटी हमको प्रोवाइड कर रही है। अब इस पर एक और चीज़ है, क्योंकि ये सिस्टम मैंने कहा था कि रेस्ट पर है। रेस्ट पर है मतलब किसी ने तो इसको प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है, तो वो ये रस्सी है। तो ऑलरेडी हमने देखा है, तो रस्सी क्या करेगी, रस्सी इसके ऊपर टेंशन फोर्स लगाएगी। रस्सी टेंशन ऊपर की तरफ लगाएगी। ऊपर की तरफ क्यों लगाएगी? क्योंकि mg नीचे की तरफ खींच रहा है, तो इसको बैलेंस करने के लिए रस्सी को तो ऊपर ही फोर्स लगाना पड़ेगा। होप यू फॉलो। सो अब बच्चा क्या हो जाएगा यहाँ पर, सो विल से नाउ दिस टेंशन फोर्स, रस्सी में जो टेंशन डेवलप होगा वो ऊपर की तरफ लगेगा। तो कभी भी टेंशन दिख जाए आपको तो उसको इस तरीके से डील करना है। तो यही इसकी फ्री बॉडी डायग्राम हो गई यहाँ पर। अब इसमें एक और केस सिनेरियो होता है कभी कभी क्या हमेशा होता है कि लेट से हमारी सरफेस ऐसी है एंड यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट इस तरीके से रखा हुआ है। अब यहाँ पर सपोज़ कि यहाँ पर एक रस्सी से बांधा हुआ है और कोई रस्सी से खींच रहा है इसको। इमेजिन करो कोई इस ब्लॉक को रस्सी से खींच रहा है राइट की तरफ। अब क्या होगा, अब रस्सी में वापस टेंशन डेवलप हो जाएगी, है ना। अगर हम इसका पूरा FBD बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, खाली इसका FBD बनाएंगे तो हम बनाएंगे वैसे इस ऑब्जेक्ट में एक रस्सी की तरफ आगे की तरफ टेंशन लग रहा है और इसका mg नीचे की तरफ लग रहा है जो ग्रेविटी लगा रही है। होप यू फॉलो। और ऊपर की तरफ हमारा क्या लग रहा है, नॉर्मल। तो इस तरीके से हम इसकी सारी की सारी फोर्सेस को यहाँ पर शो करने वाले हैं। सो होप ये वाली बात आप समझ गए। अब इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना, कभी भी ऐसा क्वेश्चन रहते हैं तो यहाँ पर रस्सी में वो लोग 2 एरो शो करते हैं। दे शो 2 एरोस। कभी भी एक ओवरऑल फिगर ड्रॉ किया होगा तो 2 एरो कैसे शो करते हैं, एक एरो आपको ऐसा दिया रहेगा और एक एरो आपको ऐसा दिया रहेगा। ध्यान रखना यहाँ पर। तो 2 एरो क्या बताते हैं बच्चा, बेसिकली एक ओवरऑल क्वेश्चन में 2 एरो का मतलब ये होता है उसमें से एक एरो आपके इस मास के लिए होता है, क्योंकि इस मास को क्या लगेगा कि रस्सी मुझ पर ऊपर की तरफ फोर्स लगा रही है, इसके लिए एक एरो ऊपर की तरफ पॉइंटेड होगा। और जो दूसरा एरो है होगा बच्चा ये सीलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा। अच्छा, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया सीलिंग है, मतलब ऊपर जो छत होती है वो है। तो छत को क्या एक्सपीरियंस होगा, अगर आप छत का FBD इस केस में बनाएंगे तो छत का FBD हम कैसे बनाएंगे, छत अगर हमारी ऐसी है लेट से, है ना, छत की FBD में क्या आएगा, छत पर सबसे पहले तो mg नीचे की तरफ लग रही होगी क्योंकि ग्रेविटी हर ऑब्जेक्ट पे लगेगी, ध्यान रखना। और नीचे की तरफ जो टेंशन उसको खींच रहा है, ये 2 फोर्सेस छत के ऊपर लगेंगी। ये m ध्यान रखना, ये m छत का है तो छत को सीलिंग बोल देते हैं, MCG बोल देते हैं। होप यू फॉलो दिस। आप बोलोगे सर छत के ऊपर इसका mg नहीं लगेगा क्या, इसका mg नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी हमने ये टेंशन मेंशन कर लिया है और ये टेंशन उस mg से कनेक्टेड है, तो इसीलिए हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, उस छत को नहीं शो करने वाले हैं, मतलब कि उस mg को शो करने नहीं वाले हैं जो इसका है। सो आई होप ये वाला पार्ट आपको समझा। सो दिस वॉज वन थिंग दैट वी हैव टू टेक केयर ओवर हियर। ओके, सो अब हम देखते हैं कि ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे। अभी तक हमारे जो भी न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन की जो भी बेसिक थेरी थी वो सब कवर अप हो गई हैं कि FBD कैसे बनाना है, फोर्सेस को कैसे शो करना है, क्या डायरेक्शन होगी, क्या क्या कैसे होगा, रस्सी में टेंशन कैसे डील करेंगे। अब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करना सीखेंगे कि यहाँ पर न्यूमेरिकल किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो ये बहुत ही फेमस एक सिंपल सा हमारा क्वेश्चन है जो आता है। तो बेसिकली इसमें देखो आपको पूछता क्या है, तो आपको पूछेगा कि ये जो आपके जो 2 ब्लॉक लटके हुए हैं इससे इनकी एक्सेलरेशन बताओ क्वेश्चन में, ठीक है। मतलब कि अगर आपने सिस्टम को पकड़ के रखा हुआ है और आप सिस्टम को छोड़ देते हैं तो क्या होगा बच्चा, ये ऊपर की तरफ जाएगा और ये नीचे की तरफ आएगा, है ना। ये पुल्ली ऐसे होगी, अपने गांव में देखा होगा या फिर किसी पुराने वीडियो में देखा होगा। खैर आजकल तो पुल्ली कम देखने मिलती है, लेकिन ये हमारा बहुत पुराना इसमें फिजिक्स का सिस्टम है। सो ये सारी चीज़ें फिजिक्स के नॉलेज से बनती हैं। सो अब ये एक ऊपर जाएगा एक नीचे जाएगा, तो इनका मोशन किस तरीके से होने वाला है, इनकी एक्सेलरेशन किस तरीके से होने वाली है। और एक और चीज़ क्वेश्चन पूछेगा कि इन रस्सियों में टेंशन क्या डेवलप होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ पर मैं 2 एरो बना रहा हूँ रस्सी पे, ये क्या है ये हम जब क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पर हम समझेंगे। तो पहले बेसिक से हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमको एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी है कि क्या एक्सेलरेशन यहाँ पर डेवलप होगी। तो उसके लिए हमको सबसे पहले क्या कहते हैं कि इनकी FBD ड्रॉ करनी पड़ेगी और हमको अपना न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन है उसकी इक्वेशन को यूज़ करना होगा। तो देखो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम किसी एक ऑब्जेक्ट को पकड़ लेते हैं। सो लेट्स से हम ये 5 kg वाले को पकड़ते हैं, तो इसके ऊपर क्या क्या फोर्सेस लग रही है हम इसका FBD बनाते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले तो 5 kg के ऊपर ग्रेविटी एक फोर्स लगा रही होगी 5g की, यस, वो नीचे की तरफ लगेगी। अब अगर ये सिस्टम हमारा नीचे की तरफ जा रहा है तो टेंशन बच्चा इसको कहाँ खींचेगा, ऊपर की तरफ। रस्सी का टेंशन कहाँ लगेगा इसके ऊपर, ऊपर की तरफ। होप यू फॉलो दिस। तो ये 2 फोर्सेस इस पर लग रही हैं। मैं थोड़ा सा इसको साइड में बनाता हूँ ना। एक होगी आपकी रस्सी की टेंशन, रस्सी की फोर्स को मैं ऐसे बनाता हूँ। चलिए, ये रस्सी की टेंशन ऊपर की तरफ लग रही है और नीचे की तरफ इसका खुद का mg लग रहा है। तो ये 2 फोर्सेस इस ऑब्जेक्ट पर
लग रही हैं, खाली हमको इस ऑब्जेक्ट को देखना है, पूरे सिस्टम को नहीं देखना है। ध्यान रखना, कभी भी आप FBD बनाएंगे तो पूरे सिस्टम को आपको नहीं देखना है, जिस ऑब्जेक्ट का बना रहे हैं खाली उसी ऑब्जेक्ट को देखना है। मतलब मैंने क्या कहा यहाँ पर कि ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है, विल जस्ट लुक एट दिस। सो अगर मैं इसको अलग से सेपरेट बनाऊँ तो यही टेक्निक आपको भी यूज़ करनी है कि उस ऑब्जेक्ट को आपको अलग से बना के लेना है। यू हैव टू इग्नोर द एंटायर सिस्टम, यू जस्ट हैव टू लुक एट द ऑब्जेक्ट। तो एक इसके ऊपर mg की फोर्स नीचे की तरफ है बच्चा, है ना, ये ग्रेविटी ने लगाई है, इसका वेट है ये, और दूसरा है टेंशन। ये दो फोर्सेस इस पे लग रही हैं। अब इसी के हेल्प से हम ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। अब होने के वाला बच्चा, एक फोर्स नीचे की तरफ, एक फोर्स ऊपर की तरफ। अल्टीमेटली ये जो हमारा 5 kg का ऑब्जेक्ट है, इसका मोशन किस डायरेक्शन में होने वाला है? ये नीचे की तरफ होने वाला है ना। सो इट इज़ गोइंग डाउनवर्ड्स। तो कौन सी फोर्स बड़ी होगी, mg बड़ा होगा कि टेंशन बड़ा होगा? डेफिनेटली अगर कोई चीज़ नीचे की तरफ जा रही है तो उसकी नीचे वाली फोर्स बड़ी होगी, ऊपर वाली फोर्स कम होगी, इसीलिए ऐसा हो रहा है। तो यहाँ पर अगर हम न्यूटन्स का सेकंड लॉ ऑफ मोशन लगाएंगे, व्हील से सर F नेट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, है ना। तो इस ऑब्जेक्ट का जो नेट फोर्स होगी डेट विल बी इक्वल टू इस ऑब्जेक्ट का मास और इस ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन। सो हम कैसे कहेंगे, तो नेट फोर्स इस पर क्या हम लिखेंगे, ऑलवेज बड़ी फोर्स माइनस छोटी फोर्स। ध्यान रखना, तो विल राइट mg माइनस टी, क्योंकि mg मोशन के डायरेक्शन में है, मोशन भी नीचे की तरफ है, mg भी नीचे की तरफ है, और टेंशन ऊपर की तरफ है। इसके लिए हम टेंशन को नेगेटिव में लिखेंगे, mg माइनस टी इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। अब इसकी मास क्या थी, 5 kg थी, वो मास हम लिखते हैं बाद में, ये एक जनरल फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ आपको, इंटू m इंटू इसका एक्सेलरेशन a हो जाएगा। ये तैयार होगी हमारी इस ऑब्जेक्ट की, हमारा ये जो 5 kg का जो ऑब्जेक्ट था, इसकी FBD से हमने इसका एक इक्वेशन बना लिया है। सो अब इसको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं हम। इसका मास 5 kg था तो m को 5 पुट कर देंगे, विल राइट 5g माइनस टेंशन इन द स्ट्रिंग इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ a। आई होप ये वाला पार्ट आपको समझा। अब यहाँ पर हम, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई, इसको हमको सेव करके रख लेना है। अब जो हमारी सेकंड इक्वेशन है हम इसके थ्रू बनाएंगे, जो हमारा 3 kg का ऑब्जेक्ट है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे बच्चा, सेम तरीके से। यहाँ पर अगर मैं ड्रॉ करूँ ऊपर की तरफ, इसका कलर मेरा मैच नहीं हो पा रहा है, बट कंफ्यूज मत हो जाना। सो अगर हम 3 kg का बनाते हैं यहाँ पर, सो ये हमारा छोटू सा 3 kg सा, हमारा लप्पू सा छोटू सा ऑब्जेक्ट 3 kg। तो अगर हम इसकी FBD बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, पहले हम यहाँ पर एक बार बना के देखते हैं। इसकी अगेन क्या होगा बच्चा, mg नीचे की तरफ इसकी लगेगी, है ना, और ऊपर की तरफ टेंशन लगेगी। ध्यान रखना, तो टेंशन ऊपर की तरफ, और इसकी mg, इसको m2g बोल देते हैं, इसको m1g बोल देते हैं, ताकि हमको मास में डिस्टिंक्शन रहे। यहाँ पर भी m1 लिख देते हैं। ओके, सो अब इसके FBD में क्या होने वाला है बच्चा यहाँ पर, सो वी नो ऑल द फोर्सेस नाउ, कि फोर्सेस किस तरीके से है। तो वी राइट दिस 3g नीचे की तरफ जो इसका m2g है, और ऊपर की तरफ इसकी टेंशन। सो ये टेंशन हो गई हमारी, ये हमारी m2g विच इज़, जो बाद में आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 3g हो जाएगी। होप कंफ्यूजन नहीं है यहाँ पर। सो अब यहाँ पर होने क्या वाला, ये पूरा का पूरा सिस्टम बच्चा कहाँ जाएगा, ये ऊपर की तरफ जाएगा। ध्यान रखना यहाँ पर, ये पूरा सिस्टम आपका ऊपर की तरफ जाएगा। क्यों, अगर ये नीचे की तरफ जाएगा तो ये तो ऊपर की तरफ जाना ही है, तो ऐसे ही आपको करनी है। तो आपको डिसाइड करना है, यहाँ पर देखना है कि कौन कहाँ जा रहा है। अच्छा, यहाँ पर आप एज्यूम कर सकते हो कि हम यहाँ पर एज्यूम ही कर रहे हैं कि 5 kg नीचे जाएगा, 3 kg ऊपर जाएगा। सो कोई बच्चा ऐसे भी एज्यूम कर सकता है कि सर 3 kg नीचे जाएगा और 5 kg ऊपर जाएगा। बोलोगे ऐसे कैसे है, तो बट ऑब्वियस है कि 5 kg भारी है तो नीचे की तरफ जाएगा। लेकिन अगर आपने 3 kg नीचे रखा और 5 kg को ऊपर की तरफ बुलाया तो भी आपको आंसर करेक्ट आएगा। बस उसमें एक्सेलरेशन की वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव में आएगी। अगर आपने जो डायरेक्शन प्रिडिक्ट की है अगर वो सही है तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आपको पॉजिटिव में आ जाएगी, और आपने जो डायरेक्शन प्रिडिक्ट की है अगर वो गलत है तो आपकी एक्सेलरेशन वैल्यू नेगेटिव में आएगी। उससे आपका आंसर राइट रॉन्ग नहीं होता, ध्यान रखना। सो ये हो गया। तो अगर हम सॉल्व करेंगे फ्यूचर में दिखेगा हमको सम। तो ऊपर की तरफ टेंशन है बच्चा और नीचे की तरफ m2g है इसका। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, अब मोशन ऊपर की तरफ हो रहा है, इसका ध्यान रखना। मोशन जब ऊपर की तरफ हो रहा है तो टेंशन की फोर्स m2g की फोर्स से बड़ी हो जाएगी। तो हम इसको कैसे लिखेंगे बेटा, हम लिखेंगे t माइनस m2g इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ध्यान रखना, सेम चॉइस है कि F नेट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू m2 इंटू a। इसका मास डालना, क्योंकि इसका मास हमने m2 यहाँ पर एज्यूम किया है, जिसकी वैल्यू 3 kg है। ओके, सो अब देखना बच्चा a है, यहाँ पर भी हमने a लिखा है और इसमें भी a लिखा है। दोनों के पास सेम एक्सेलरेशन मिलेगा, दोनों का सेम एक्सेलरेशन क्यों मिलेगा, क्योंकि दोनों के दोनों रस्सी से बांधे हुए हैं ना। ऐसा हो नहीं सकता कि एक को ज़्यादा एक्सेलरेशन मिल जाए एक को कम मिल जाए। क्यों, एक को ज़्यादा मिल जाएगा तो ये पहले भाग जाएगा नीचे और फिर ये धीरे धीरे आएगा। ऐसा पॉसिबल है क्या? ये रस्सी में प्रॉब्लम क्या है कि जब थोड़ी सी रस्सी निकलेगी तभी तो आगे वाली जाएगी ना। मतलब क्या कहा मैंने कि अगर इस रस्सी को नीचे जाना है तो इस रस्सी को उतना ही तो ऊपर जाना पड़ेगा, जितना वहाँ से कम होगा उतना ही तो आगे जा पाएगा। होप वाली बात आप समझे। तो इसीलिए ऐसे केसेस में आपकी
एक्सेलरेशन हमेशा सेम रहती है, ध्यान रखना। तो अब अगर हम यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें तो हमको क्या मिल जाएगा बच्चा, विल राइट टी माइनस m2 इज 3g इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ ए। यही इसकी सबसे इंपॉर्टेंट बेसिक्स है कि हमको इन दोनों की एक्सेलरेशन को सेम रखना है, आप अलग अलग रख के सॉल्व नहीं कर सकते। आई होप आपको समझा कि क्यों अलग अलग रख के सॉल्व नहीं कर सकते। सो दिस वॉज वन थिंग दैट आई वॉन्टेड टू टेल यू। बस अब ये हो गया, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो गई, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। बोथ आवर इक्वेशंस आर रेडी। दिस इज़ आवर इक्वेशन नंबर 2, दिस इज़ आवर इक्वेशन नंबर 1। अब इन दोनों को हम अलग से लिख लेते हैं। तो अगर हम इन दोनों का ऐसे आपको सॉल्व करना है तो वी राइट 5g माइनस टेंशन इज इक्वल टू 5a। आगे क्या लिखेंगे, टेंशन माइनस 3g इज इक्वल टू 3a। अब बस आपके बचपन का है, जो 9th और 10th में आपने लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना सीखा है। आपके पास दो इक्वेशन है, इसमें दो अननोन है। पहला अननोन क्या है आपका, एक्सेलरेशन है। दूसरा अननोन क्या है, टेंशन है। तो 2 इक्वेशंस 2 अननोन, हम सिंपली इनको लीनियर इक्वेशन से सॉल्व कर सकते हैं। सो अगर हम दोनों इक्वेशन को ऐड कर दें तो टेंशन कट जाएगा, 5g माइनस 3g कितना हो जाएगा, 2g हो जाएगा। मैं जानबूझ के डिटेल में लिख रहा हूँ। और यहाँ पर 5 + 3a कितना हो जाएगा, 8a हो जाएगा। 5 - 3 2g इज इक्वल टू 8a। होप ये वाली बात आप समझे। फिर a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2g/8 अगर आप सॉल्व करेंगे तो। अगर हम इसको फर्दर यहाँ पर सॉल्व करें, विल राइट 2g/8 इज इक्वल टू a, और आई कैन से सर दैट आवर a इज इक्वल टू g/4। वैल्यू के यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, होप यू फॉलो। तो इस तरीके से हम इन दोनों ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन को निकाल सकते हैं। मैंने कहा था क्वेश्चन आपको दो चीज़ पूछेगा, एक पूछेगा बताओ एक्सेलरेशन कितना है, एक पूछेगा बताओ रस्सी में टेंशन कितना है। ये दो चीज़ आपको पूछेगा। तो एक्सेलरेशन मिल गई g/4। g/4 कितना होता है, g की वैल्यू अगर हम 10 मान ले तो 10/4 इट इज़ 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ऑप्शन में आपको ऐसे ही g/4 के टर्म्स में ही देता है। सो पहली चीज़ ये हो गई, और वैल्यू होगी तो वैल्यू देगा। होप वाली बात आप समझ गए। फिर आपको निकालनी है टेंशन। टेंशन के लिए क्या करेंगे, सिंपली आपके पास दो इक्वेशन है, आप दोनों में से किसी भी एक में इसको पुट करके इसके आंसर निकाल सकते हैं। पहले एक बार इसको अच्छे से लिख लो, और आई होप कि आप सुनते हुए आप नोट्स बना रहे हो, खाली पैसिवली सुनना नहीं है, अदरवाइज नहीं समझेगा। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लिखते समय आप नोट भी बनाए। सो g/4 हमारी एक्सेलरेशन थी, तो अब हम टेंशन निकालने पड़ते हैं। चलो, सो वी गॉट एक्सेलरेशन एज g/4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो इफ़ वी गो अहेड टू फाइंड द एक्सेलरेशन, तो बच्चे हमको क्या मिलेगा, वी गेट 5g। इसमें हम सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यू को, है ना, टू गेट द टेंशन। सो वी राइट 5g माइनस टेंशन इज इक्वल टू 5 इंटू जी। ए की जगह पे हम लिखेंगे g/4, है ना। टेंशन को वहाँ बुला लेंगे तो वी राइट 5g माइनस 5g/4 इज इक्वल टू टेंशन। होप यू फॉलो दिस। तो अगर 5g में से 5g/4 को निकाल देंगे तो जो भी हमारे पास बचेगा, सो विल बी लेफ्ट विद टेंशन इज इक्वल टू, अगर हम कर दें 5 4 20, 20 माइनस 5 15, 15g/4 बचेगा हमारे पास। सो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे विल गेट 15g/4। होप ये समझा आपने कैसे किया। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसके नीचे 1 है और साथ में इनका आपस में मल्टीप्लाई होगा। 10th स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स, तो इतनी मैथमेटिक्स आपको आनी ही चाहिए। सो दिस इज़ वन थिंग। तो वी गॉट द वैल्यू ऑफ टेंशन 15g/4 न्यूटन होगा। ध्यान रखना यूनिट क्या होगी इसकी, न्यूटन में होगी। सो न्यूटन इज़ अ यूनिट। 15g/4 कितना होगा, जी को 10 लेगा तो 150/4। 150/4 कितना होता है, 75 का हाफ, 37.5 न्यूटन के आसपास रस्सी में टेंशन होगी। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो हमको जो दो रस्सियाँ दिख रही हैं, इनके अंदर 37.5 न्यूटन का फोर्स डेवलप हुआ है। होप यू फॉलो दिस। तो एक ये वाली चीज़ होगी। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना था, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी के बेसिस पे हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। होप ये समझ गया। अब बच्चा इसको ध्यान रखना। अब ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब इसमें मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा बताता हूँ। एक्स्ट्रा ये बताना था आपको कि आपने देखा, मैंने कहा कि यहाँ पर टेंशन में हम 2 एरो दिखाते हैं। स्टार्टिंग में मैंने ऐसे कहा था। तो 2 एरो क्यों दिखाते हैं हम, कभी भी आप डायग्राम देखेंगे किसी बुक में, दे विल शो 2 एरोस। 2 एरोस क्यों दिखाते हैं, एक एरो इस ब्लॉक के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। इस ब्लॉक को क्या लगता है कि ये रस्सी मुझे ऊपर की तरफ खींचना चाहती है, राइट। तो उसके लिए एक एरो हम ऊपर की तरफ दिखाते हैं। जो हमारा जो दूसरा एरो होता है बच्चा, ये हमारे पुल्ली के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। क्यों, पुल्ली को क्या लगता है, अगर पुल्ली है हमारी, पुल्ली के नीचे ये ब्लॉक जा रहा है, तो पुल्ली के डायरेक्ट कांटेक्ट में तो रस्सी है हमारी, तो पुल्ली को दुनिया से मतलब नहीं है, पुल्ली को बस रस्सी से मतलब है। क्यों, क्योंकि रस्सी ही पुल्ली के डायरेक्ट कांटेक्ट में। तो रस्सी को लगेगा कि ये जो हमारा जो रस्सी है, सॉरी पुल्ली को लगेगा कि ये जो हमारी रस्सी है ये उसको नीचे की तरफ खींच रही है। यस, इसीलिए ये वाला एरो हम पुल्ली के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाते हैं। तो ये एक चीज़ हो गई। अब एफबीडी बनाने में बेटा, कभी भी किसी भी ऑब्जेक्ट का एफबीडी बनाना है तो आपको खाली वो चीज़ देखनी है जो उसके इमीडिएटली डायरेक्ट कांटेक्ट में हो।
इसको भी ध्यान रखना। मतलब क्या, अगर हमको इसका एफ बनाना है तो हमको खाली ये देखना है कि इसके डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में क्या क्या चीज़ें हैं। तो 5 kg के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में बेटा हमारे क्या क्या है, खाली बस रस्सी है। यस, तो हमको बस उतनी ही चीज़ें शो करनी है वहाँ पर। हमको पूरा नहीं सोचना है कि भाई इधर पीछे पुल्ली है, पीछे मास है, उनको हमको नहीं देखना है। उनको इग्नोर करके हमको इसकी एफ ऐसे बनानी है। सिमिलरली अगर आप 3 kg को देखेंगे बच्चा, तो इसका एफ बनाने के टाइम पे हमको बस ये देखना है कि इसके इमीडिएटली कांटेक्ट में कौन सी चीज़ें हैं। तो 3 kg के इमीडिएटली कांटेक्ट में ये रस्सी थी, इसलिए हमने बस ये रस्सी शो की यहाँ पर, एंड ग्रेविटी की फोर्स तो वहाँ पर थी जो उस पर लग रही थी। तो कभी भी ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में हो तो बस आपको ये देखना है कि इमीडिएट कांटेक्ट में कौन सा है। आपको ये नहीं सोचना है कि 3 kg से तो पुल्ली कनेक्टेड है, नहीं, पुल्ली रस्सी से कनेक्टेड है और रस्सी आपसे कनेक्टेड है, तो आपको बस रस्सी के बारे में सोचना है। सो आई होप ये वाला पॉइंट आपको समझा है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट था। अब इसी के बेसिस पे हम एक और क्वेश्चन देखते हैं, आगे 2-3 क्वेश्चन और है, उन सभी को भी देखते हैं। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो आई विल जस्ट इरेज दिस। सो ये रहा हमारा क्वेश्चन, ठीक है। ये भी एक बहुत फेमस क्वेश्चन है, एस सी वर्मा सर की बुक में और हर जगह आपको मिलेगा। तो इस क्वेश्चन में कैसे हम सॉल्व करेंगे, अब देखो जानबूझ के मैंने यहाँ पर एक मास को बहुत हल्का रखा है, एक मास को बहुत भारी रखा हुआ है। तो रियल लाइफ में क्या होता है, रियल लाइफ में फ्रिक्शन होता है। फ्रिक्शन की वजह से ये हल्का वाला मास कभी भी भारी वाले मास को नहीं खींच पाएगा। लेकिन अगर फ्रिक्शन नहीं होता है तो फिर इस पर थोड़ी सी भी फोर्स लग जाएगी तो ये इसको खींचने में काबिल रहता है। तो कैसा होता है बच्चा, यहाँ पर इसमें होगा क्या कि आपका 2 kg वाला मास नीचे की तरफ जाएगा और 10 kg वाला मास हमारा राइट की तरफ जाएगा। वो भी ये बात समझे आप। सो जिन बच्चों को जानना है कि सर ऐसे कैसे कि फ्रिक्शन नहीं है फिर भी ये चले जाएगा, तो अगर आप इस 10 kg को समझो, 10 kg के साथ हो क्या रहा है, इसके ऊपर एक ही फोर्स लगेगी, टेंशन की फोर्स लग जाएगी। अगर आप थोड़ा सा भी, क्योंकि इसके मास की वजह से रस्सी थोड़ी बहुत टाइट तो होगी ना, तो टाइट होने की वजह से क्या हो जाएगी, ये टेंशन लग जाएगी इसके ऊपर। अब फ्रिक्शन तो है नहीं, फ्रिक्शन इसको रोक के रखती है। अगर फ्रिक्शन होती तो कुछ ऑपोजिट फोर्स से इसको रोक के रखती, लेकिन फ्रिक्शन नहीं, अभी हम फ्रिक्शन पढ़ेंगे आगे। तो इसमें खाली एक ही फोर्स है, टेंशन। तो अगर हम नेट फोर्स निकालेंगे इज इक्वल टू एम में, तो विल गेट टेंशन इज इक्वल टू मास उसका 10 है इंटू एक्सेलरेशन, विल गेट सम वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ओवर हियर। लेट्स से टेंशन 20 न्यूटन का डेवलप हो फॉर एग्जाम्पल, खाली एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ मैं। तो एक्सेलरेशन कितनी आएगी बेटा हमारी 2 मीटर पर सेकेंड। तो ऑटोमेटिकली ये चीज़ मूव करना तो स्टार्ट हो गई ना। होप वाली बात आप समझे। सो दिस वॉज वन थिंग। तो अब इसमें हमको क्या देखना है, चलो इस क्वेश्चन को अब सॉल्व करते हैं। तो हम क्या कहेंगे कि ये 2 kg लेट से एज्यूम कि यहाँ जा रही है और 10 kg यहाँ जा रही है। आप ऑपोजिट डायरेक्शन भी ले सकते हैं, आप ऐसा भी ले सकते हो कि सर 2 kg ऊपर जाएगा और ये लेफ्ट में जाएगा तो भी चलेगा। अगर आपने रॉन्ग एज्यूम किया होगा तो बस आपका एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव आएगी। इसका मतलब ये नहीं कि आपका आंसर रॉन्ग है। एक्सेलरेशन की वैल्यू अगर नेगेटिव है, इट सिंपली मीन्स कि आपने जो डायरेक्शन प्रिडिक्ट की है उसका उल्टे डायरेक्शन में मोशन हुई है। तो चलिए ड्रॉ करते हैं। सो हमारे पास 2 kg है, तो पहले 2 kg का एफ बनाते हैं डार्क ग्रीन कलर से। तो नीचे की तरफ mg की फोर्स लग रही है और टेंशन कहाँ लगेगी, टेंशन इसको ऊपर की तरफ खींचेगी। होप ये वाली बात आप समझे। सो 2g नीचे की तरफ विच इज़ mg और ऊपर की तरफ टेंशन। होप कोई डाउट नहीं है इसमें, क्योंकि रस्सी नहीं चाहती कि ऊपर जाए, रस्सी तो रोक के रखती है। कैसे सोचोगे, इमेजिन करो मैं रस्सी को काट दूँ। अगर हम रस्सी को काट दें यहाँ पर, तब क्या होगा, तब ये तो बहुत तेज़ी से नीचे चले जाएगा। रस्सी की वजह से धीरे धीरे नीचे आता है, इसीलिए हम कहते हैं कि रस्सी इसको अपोज करती है। होप वाली बात समझे आप। तो इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे लिखेंगे, विल राइट इट एज 2g। अच्छा हाँ, नेट इसकी मोशन कहाँ पर है, नीचे की तरफ है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या हो जाएगा, ये फोर्स बड़ी है, फोर्स छोटी है, तो विल राइट इट एज, और ये फोर्स सपोर्ट कर रही है मोशन को और ये फोर्स मोशन को अपोज कर रही है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे बच्चा, विल राइट 2g माइनस टेंशन, है ना। 2g माइनस टेंशन इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। हमारा फॉर्मूला क्या है, सिंपल सर, नेट फोर्स इज इक्वल टू एम ए। तो ये हो गई हमारी नेट फोर्स, ध्यान रखना। ओके, ये हमारी नेट फोर्स हो गई, और एम कितना था इसका, 2 था, इंटू इसकी एक्सेलरेशन ए होगी। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन होगा, इसको हम सेव करके रख लेते हैं। अब अगर हम इसकी एफ बनाएंगे तो यह जो हमारा ये वाला ब्लॉक है, इसका कलर अगेन मुझे मिला नहीं। सो अगर हम इसकी एफ बनाएंगे तो इसकी इक्वेशन कैसे लिखेंगे बच्चा, सॉरी एफ कैसे बनाएंगे, इस पर खाली एक फोर्स लग रही है, वो है ये रस्सी की टेंशन। तो विल शो दिस टेंशन इज ओवर हेयर, है ना, दिस टेंशन इज ओवर हेयर। ध्यान रखना ये जो टेंशन है यही टेंशन इसमें भी होगा। हाँ, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चा, रस्सी में टेंशन थ्रू आउट सेम रहेगा, ध्यान रखना हमेशा। इसमें जो टेंशन होगा वही टेंशन इसमें भी डेवलप होगा। क्यों, क्योंकि वो सेम रस्सी है, सेम रस्सी यहाँ से घूम के इसमें जा रही है। तो ऐसा हो नहीं सकता कि सेम रस्सी में दो अलग अलग टेंशन डेवलप हो। ऐसा नहीं होगा कि कभी इसमें कम होगा और इसमें ज़्यादा होगा, ऐसा कभी नहीं होगा, ठीक है। तो जो टेंशन आप यहाँ पर एज्यूम कर रहे हैं वही टेंशन आपको यहाँ पर एज्यूम करनी है। सो एक टी ये हो गया। तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगा, इसको लगेगा कि रस्सी इसको राइट में खींच रही है। ओके, सो
अब क्या होगा बच्चा, इसका कैसे लिखेंगे, इस पर बस एक ही फोर्स है, ध्यान रखना, कई बार एक फोर्स होती है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन एक ही फोर्स है। तो इस पर जो नेट फोर्स लगेगी बच्चा हमारी, तो नेट फोर्स हमारी खाली टेंशन है, दिस विल बी इक्वल टू, इसका इक्वेशन में मास कितने हो जाएगी, इसकी मास थी हमारी 10 kg, यस। तो ये साइड इसका जो नेट फोर्स होगा इट विल बी इक्वल टू मास टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन, मास है 10 इंटू ए। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। होप यू फॉलो। अब बस सिंपली आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, फिर एलिमिनेट कर सकते हैं। सो अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं बच्चा, तो हमको कितना मिलेगा, इफ यू ऐड देम विल गेट 2g इज इक्वल टू 12a, और a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2g/12, और a की वैल्यू आई कैन से इट इज़ g/6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यूनिट डाल देना ज़रूरी से। सो इट इज़, वी विल से इट इज़ g/6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। होप ये वाली बात आप समझ गए, ठीक है। अब आपको टेंशन निकालनी है, तो टेंशन के लिए बस इसको इसमें पुट कर दो। तो t इज इक्वल टू 10a था हमारा, है ना, तो 10 टाइम्स ऑफ a, तो कितना हो जाएगा 10 टाइम्स ऑफ g/6। सो टेंशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10g/6। इसको और छोटा करना चाहो तो और छोटा कर दो, ये न्यूटन में हो जाएगा आपका, है ना। तो बहुत सारी जगह पे आपको जी के टर्म्स में आंसर रहेगा, कहीं कहीं नहीं रहेगा, लेकिन मैक्सिमम केस में आपको जी के टर्म्स में आंसर रहेगा। आई होप ये वाली बात, ये वाले कॉन्सेप्ट आप समझ गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम थोड़ा फास्ट करेंगे, जिसमें हम इसमें दो एग्जाम्पल और देखते हैं यहाँ पर। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये हमसे क्या कह रहा है कि अ फोर्स ऑफ mg/2 इज अप्लाइड ऑन द ब्लॉक ऑफ मास m1, ठीक है, ये m1g/2 है फोर्स, इसको हमने अप्लाई किया है इस ब्लॉक पे। सो अब हो गया है, द स्ट्रिंग एंड द पुली आर लाइट एंड द सर्फेस ऑफ द टेबल इज स्मूथ, स्मूथ मतलब कोई फ्रिक्शन यहाँ पर नहीं है। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ मास m1। तो सिंपली पहले हम FBD यहाँ पर बनाएंगे। तो ये m2 वाले की FBD कैसे हो जाएगी, तो m2g नीचे की तरफ लगेगा और ऊपर की तरफ टेंशन लगेगा इसके ऊपर। इसके साथ क्या हो रहा है, ये फोर्स इसको यहाँ की तरफ खींच रही है, तो एक टेंशन वाली हमारी लेट्स से इसको यहाँ की तरफ खींचेगी। तो लेट्स एज्यूम कि हमारा सिस्टम राइट की तरफ मूव कर रहा है फॉर एग्जांपल, है ना, तो ये भी हमारा ऊपर की तरफ जाने वाला है। तो इसके ऊपर अगर हम नेट फोर्स अप्लाई करेंगे तो कैसे लिखेंगे, विल राइट एफ नेट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, इस तरीके से हम लिख देंगे इसको। सो अब होने क्या वाला है, एफ नेट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इट विल बी एफ माइनस टी इज इक्वल टू m1 इंटू ए। ये हो गई इसकी इक्वेशन। अब हम सेकंड वाले की इक्वेशन कैसे लिखेंगे, विल राइट दिस इक्वेशन, ये कैसे लिखेंगे, विल राइट m2g, सॉरी इसमें देखना टेंशन ऊपर की तरफ है और m2g नीचे की तरफ है, तो मोशन ऊपर की तरफ है, तो जो ऊपर की तरफ फोर्स है पहले उसको लिखेंगे, माइनस m2g इज इक्वल टू m2 इंटू ए, है ना। अगेन सिंपली वी कैन ऐड देम, जब हम इसको ऐड कर देंगे टेंशन टेंशन उड़ जाएगा, हमारा पूरा टेंशन उड़ गया, तो विल राइट एफ माइनस m2g इज इक्वल टू m1 प्लस m2। तो क्वेश्चन ने कहा था एक्सेलरेशन बताओ मास m1 का। ध्यान रखना इस पूरे सिस्टम में एक्सेलरेशन सेम होगा, जो इसका एक्सेलरेशन होगा वही इसका भी एक्सेलरेशन होने वाला है। ओके, सो अब बस इसको सॉल्व कर सकते हैं। f की वैल्यू दी है उसने m1g/2, उसने वैल्यू हमको दे के रखी है, तो राइट m1g/2 माइनस m2g इज इक्वल टू, बाकी m1 m2 को डिवाइड कर देंगे यहाँ पर, m1 प्लस m2, यही हमारा हो जाएगा एक्सेलरेशन का वैल्यू। बस ये क्वेश्चन इतना ही इसमें हमको सॉल्व करना था। वो भी आपको पसंद आया। सो दिस विल बी द फाइनल सॉल्यूशन। थोड़ा सा आप चाहे तो इसको रीअरेंज कर सकते हैं, विल राइट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू m1g माइनस 2 टाइम्स ऑफ m2g डिवाइड बाय 2 टाइम्स ऑफ m1 प्लस m2। इस तरीके से आप इसको लिख के फाइनली सॉल्व कर सकते हैं। वो भी आपको पसंद आया। सो दिस वॉज अगेन। सो अब देखते हैं इसमें अगला क्वेश्चन कैसा है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमसे क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज टू अस, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारे जो सबसे पहला हमने क्वेश्चन देखा था उसकी तरह ही है। तो इसमें कैसा करेंगे, सो यहाँ पर होने क्या वाला है, ये सिस्टम को लेट्स से कि यहाँ पर कोई फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शनलेस सरफेस है। कैलकुलेट द टेंशन इन द स्ट्रिंग शोन इन द फिगर, द पुली एंड द स्ट्रिंग आर लाइट एंड ऑल सर्फेसेस आर फ्रिक्शन लेस। जी की वैल्यू 10 लेनी है। तो यहाँ पर होगा कि अगर फ्रिक्शन होता तो ये सिस्टम कभी ज़िंदगी में मूव नहीं करता, क्योंकि सेम मास है, नहीं पुल कर सकता। लेकिन फ्रिक्शन की वजह से क्या होगा, थोड़ा सा भी अगर यहाँ से फोर्स मिल गया तो ये पूरा का पूरा सिस्टम ऐसे ट्रैवल करेगा। होप ये बात आप समझ रहे हैं। तो यहाँ पर हम कैसे करेंगे इसको, विल राइट इट एज, तो हम कहेंगे कि सर इसका अगर हम FBD बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, विल राइट m1g और 1g, ऊपर की तरफ टेंशन यहाँ लगेगा। अगर हम इसका FBD बनाएंगे तो कैसे लगेगा, इस पर खाली एक ही फोर्स लग रही है टेंशन की, कोई फ्रिक्शन नहीं है। तो लेट्स अज्यूम कि सिस्टम हमारा ऐसे जा रहा है हमारा, ठीक है, ये सिस्टम नीचे जा रहा है और ये सिस्टम हमारा राइट की तरफ लेफ्ट की तरफ जाएगा। तो इस पहले तो इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे। अगेन हमारा क्या बेसिक फॉर्मूला है, एफ नेट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ऐसे करेंगे। फिर उसके बाद एफ नेट कितना हो जाएगा हमारा 1g माइनस टेंशन इज इक्वल टू m इंटू ए। इसका m कितना है हमारा, डेट इज़ 1 इंटू ए,
होप ये समझ गए। फिर उसके बाद कितना होगा यहाँ पर, विल राइट टी इज इक्वल टू, इसमें खाली एक ही फोर्स है नेट फोर्स के नाम पे, इज इक्वल टू इसका मास इंटू ए, तो इसका मास भी 1 था तो इसको भी 1 ए लिख देंगे। अगेन टी की वैल्यू हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं सिंपली, तो अगर हम कर देंगे इसमें पुट कर देंगे तो हमारा ये फर्स्ट इक्वेशन क्या बन जाएगा, इट विल बी, और सिंपली कोई कहेगा कि दोनों को ऐड कर दो, मीनिंग इज सेम, तो लेट्स ऐड द इक्वेशंस। तो ऐड करेंगे तो क्या बचेगा 1g, ये टी हमारे कैंसिल हो जाएंगे, एंड राइट हैंड साइड में ये 1a और ये 1a, तो टोटल कितना हो जाएगा हमारा 2a, होप ये समझ गए। सो 1a प्लस 1a, तो कितना बचा 1g इज इक्वल टू 2a, और a की वैल्यू बची 1g, g की वैल्यू 10 मान लेते हैं और 10/2, तो एक्सेलरेशन हमारी आ गई 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऐसे क्वेश्चन हमको बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हमारी एक्सेलरेशन दोनों ब्लॉक की बच्चा सेम रहेगी, है ना। तो होप यू फॉलो। तो इस तरीके से बस आपको इक्वेशन लिख के इसको सॉल्व करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो कैलकुलेट एंड द स्ट्रिंग लाइट, हाँ कैलकुलेट टेंशन इन द स्ट्रिंग। अच्छा, क्वेश्चन ने कहा था टेंशन इन द स्ट्रिंग निकालना है, तो बहुत सिंपल है। एक्सेलरेशन हमको मिल गया था, इसका कितना मिला था एक्सेलरेशन, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मिला था हमको। तो सिंपली हमको ये वाला इक्वेशन क्या मिला था, इसकी इक्वेशन में वी गॉट टेंशन इज इक्वल टू m इंटू ए, राइट। तो वी राइट टेंशन इज इक्वल टू, मास इसकी थी 1 और एक्सेलरेशन थी इसकी 5, तो टेंशन कितनी आ गई बच्चा 5 न्यूटन आ गई हमको आंसर, यही है। ओके, होप यू लाइक दिस। ओके, सो ठीक है बच्चों। सो अब हम देखेंगे इंक्लाइन प्लेन के क्वेश्चंस कैसे करने हैं, या फिर इंक्लाइन प्लेन की बेसिक्स क्या है, इसको भी देखना बहुत अच्छा है, बहुत सिंपल है। इसमें बस एक छोटा सा पार्ट है जिसमें हमको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। तो इंक्लाइन प्लेन में बेसिकली होता क्या है, कोई भी एक ऐसा, जैसे कभी हम हाईवे पे जाते हैं या फिर किसी पहाड़ वाले रास्ते पे जाते हैं, तो उस टाइम पे हम जानते हैं, हम देखते हैं कि हमारी कोई भी कार होती है या फिर हमारी साइकिल होती है या फिर हम खुद होते हैं, तो हम उस रास्ते में बहुत स्लो हो जाते हैं, हम उतने रफ्तार से नहीं भाग पाते। तो हम क्यों नहीं भाग पाते, वो सारी चीज़ें आज के हम इसमें सीखेंगे कि ऐसा वहाँ पर क्या होता है फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो अब क्वेश्चन आपको पूछेगा या फिर हमको ये चीज़ बहुत काम आएगी कि कहेगा कि चलो बताओ कि इसका FBD कैसे बनाओगे। ओके, हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम किस तरीके से बनाने वाले हैं। तो दिस इज़ द फर्स्ट थिंग दैट द क्वेश्चन विल आस्क अस। तो देखो इसको कैसे करेंगे। तो सबसे पहले ये इंक्लाइन प्लेन पे हमने इसको रख दिया है। इस इंक्लाइन प्लेन का कुछ एंगल थीटा है। ओके, थीटा जितना बड़ा होगा ये प्लेन उतना ज़्यादा ऊपर जाते जाएगा। सो अब यहाँ पर सबसे पहले इसकी FBD देखो इस तरीके से बनाएंगे। तो हमेशा जो mg का जो फोर्स होता है, जो अर्थ हम पे लगाती है, उसको हम बॉडी के सेंटर से नीचे की तरफ दिखाएंगे। तो इसके बॉडी के सेंटर से विल शो दैट द mg फोर्स इज एक्टिंग डाउनवर्ड्स। अब यहाँ पर हमेशा ध्यान रखना, कुछ बच्चों को कभी कोई कन्फ्यूजन होती है यहाँ पर कि सर mg का फोर्स तो ऐसे लगना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं लगेगा। ओके, हमेशा आपका जो बेसिक, जो नीचे का जो बेस ग्राउंड है ना हमारा, ये हमारी बेस ग्राउंड है, हमेशा ग्रेविटी की फोर्स इसके परपेंडिकुलर ही लगेगी, चाहे आपका ऑब्जेक्ट कैसा भी क्यों ना हो, चाहे आपका ऑब्जेक्ट उल्टा हो सीधा हो, उस पर mg की फोर्स हमेशा ग्राउंड के परपेंडिकुलर लगेगी। इस चीज़ को हमेशा आप लोग ध्यान रखना। ओके, सो आई होप ये वाली बात आप समझ गए। सो नाउ तो ये होगी हमारी mg की फोर्स, इसका ध्यान रखना, दिस इज फोर्स विच ग्रेविटी हैज़ अप्लाइड। सो नाउ अब यहाँ पर हम इस mg को रिजॉल्व करेंगे दो कंपोनेंट में। क्यों रिजॉल्व करेंगे, क्योंकि अगर हम इसको इस इंक्लाइन प्लेन पे रख देते हैं और इस पर कोई फ्रिक्शन नहीं है बच्चा, तो इसका मोशन किस डायरेक्शन में होने वाला है नेचुरली, तो इट विल गो इन दिस डायरेक्शन। यस, वो पूरा का पूरा नीचे अपना स्लाइड हो जाएगा इस डायरेक्शन में। तो हम क्या कहते हैं कि ये जो mg है, ये पूरी की पूरी mg रिस्पॉन्सिबल नहीं है इसको ऐसे मोशन कराने के लिए। इसको ऐसा मोशन कराने के लिए इस mg का एक कॉम्पोनेंट रिस्पॉन्सिबल है, जिसको हमने वेक्टर्स में सीखा हुआ है। तो इस mg के हम कुछ कॉम्पोनेंट्स यहाँ पर तोड़ेंगे, तो सिर्फ mg से काम नहीं होगा। अच्छा, mg से कब काम होता है, जब आपका मोशन वर्टिकली डाउनवर्ड्स हो या फिर वर्टिकली अपवर्ड्स हो, तो इस टाइम पे mg वहाँ पर डोमिनेंट फोर्स हो जाएगी। यहाँ पर भी mg डोमिनेंट है, लेकिन mg का एक कंपोनेंट डोमिनेंट होगा, तो उसको हम देखते हैं कैसे निकालेंगे। तो हम mg को दो पार्ट में ब्रेक करेंगे यहाँ पर। तो एक कंपोनेंट हम mg का निकालेंगे इस डायरेक्शन में, विल टेक वन कंपोनेंट अलॉन्ग दिस डायरेक्शन, ये ऐसा, विच विल बी नॉर्मल टू द वेज और नॉर्मल टू द इंक्लाइन प्लेन। नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर, और बताता हूँ इसको डिटेल में। और एक कंपोनेंट हम इसका इस डायरेक्शन में निकालेंगे, जिस डायरेक्शन में इसकी मोशन होने वाली है। इन दो डायरेक्शन में हम इसके कंपोनेंट निकालने वाले हैं बेटा यहाँ पर। सो जब हम इसको देखेंगे मैथमेटिकली, जब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो हम पाएंगे कि अगर हमारे इंक्लाइन प्लेन का या फिर हमारे रोड का या फिर हमारे हाईवे का अगर एंगल इस थीटा है, ओके, तो ये वाला जो एंगल दिख रहा है ना बेटा, ये वाला एंगल भी हमारा थीटा हो जाता है। अब ये थीटा कैसे होता है वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ, बहुत ध्यान से सुनना है यहाँ पर। सो मैं कह रहा हूँ कि ये एंगल थीटा है, तो अभी हम इसको फाइंड आउट करेंगे ये थीटा कैसे होगा। तो सबसे पहले आप इस चीज़ को बहुत ध्यान से देखना कि अगर ये एंगल हमारा थीटा है, तो विल यू एग्री, अगर मैं यहाँ से एक लाइन ज्वाइन कर दूँ इस रेड वाले वेक्टर की तरफ, तो ये हमारा परपेंडिकुलर बन जाएगा बच्चा, है ना। तो अगर ये एंगल थीटा है हमारा, सो विल यू एग्री कि सर ये वाला एंगल भी हमारा थीटा हो जाएगा।
ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ओके, क्योंकि ये उसी इंक्लाइन प्लेन पे आपकी ये वाली फोर्स पैरेलल जा रही है ना, तो अगर ये एंगल थीटा बनेगा तो ये वाला एंगल भी हमारा थीटा बनेगा। आई होप ये वाली बात आप समझ गए। सो दिस इज़ वन थिंग दैट वी हैव टू सी। इसको मैं और डिटेल में बता दूंगा आपको। तो पहले चीज़ तो ये होगी। अब ये वाला एंगल हमारा 90 हो जाएगा क्योंकि वो स्ट्रेट जाके उसको हिट करता है वहाँ पर, तो ये 90 हो गया, ये थीटा हो गया बच्चा। तो आप जानते हैं, आपने 10th में सीखा है, ये ऊपर वाला एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा बेटा। इसको ध्यान रखना, ये एंगल कितना हो जाएगा हमारा, 90 माइनस थीटा। तो जिन बच्चों को नहीं समझा ऐसा 90 माइनस थीटा कैसा होगा, तो ये इस तरीके से होगा कि कोई भी आपके पास राइट एंगल अगर ट्रायंगल होता है बेटा, अगर ये एंगल 90 होता है, ये एंगल लेट से थीटा होता है, तो ये ऊपर वाला एंगल 90 माइनस थीटा होता है। कैसे होगा, अगर हम इसको x मान ले तो x प्लस थीटा प्लस 90, तीनों एंगल का समेशन कितना हो जाएगा, हम जानते हैं इट विल बी 180 डिग्री, है ना। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 180 माइनस 90 माइनस थीटा, 180 माइनस 90 विल बिकम 90 एंड दैट विल बिकम थीटा। आई होप ये वाली बात आप समझे। सो दिस इज़ द फर्स्ट थिंग दैट वी हैव टू टेक केयर ओवर हियर। तो ये हमारा 90 माइनस थीटा हो गया। अब यहाँ पर इस चीज़ को बेटा बहुत ध्यान से देखना, ये जो हमारा है यहाँ पर, अब इस पार्ट को देखना जिसको मैं इस ऑरेंज कलर से कलर कर रहा हूँ, ये वाला पार्ट, ये पूरा जो एंगल है बेटा हमारा, ये 90 डिग्री का एंगल है ना। दिस एंटायर एंगल इज़ द एंगल ऑफ 90 डिग्री, ये वाला हमारा। ओके, तो इस 90 डिग्री एंगल में से ये वाला जो एंगल था हमारा, ये 90 माइनस थीटा मिल गया, तो बचा हुआ एंगल कितना हो जाएगा हमारा, ये हमारा थीटा एंगल हो जाएगा। होप ये वाली बात आप समझे। तो इस तरीके से इसकी छोटी सी ज्योमेट्री की हेल्प से हम ये एंगल निकाल सकते हैं यहाँ पर। यही इसकी सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थी कि कैसे ये हमारे को थीटा आएगा। अगर मैं इस डायग्राम को थोड़ा साइड में अलग ड्रॉ करके आपको बताऊँ, तो देखो हम इसको ऐसे बनाएंगे कि मैं इस वाले डायग्राम को साइड में अलग से बना रहा हूँ बेटा, ध्यान देना। सो एक हमारा ऐसा हो गया, है ना, एक हमारा ऐसा हो गया। ओके, और बीच में से इसके यहाँ से एक वेक्टर हमारा निकल के जा रहा है। जिन लोगों को समझ गया गुड, जिन लोगों को नहीं समझा वो लोग ध्यान से देखना है इस पर बेटा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सो ये वाला एंगल जो हमारा नीचे वाला एंगल है, ये एंगल हमारा थीटा है, ठीक है। हमने ये ड्रॉ किया है, हमने ये पूरा डायग्राम यहाँ पर ड्रॉ किया है। ये एंगल हमारा थीटा हो गया और ये यहाँ पर जाके हमारा 90 डिग्री बन जाएगा। तो ये 90 थीटा है, तो ये एंगल हमारी कितनी हो जाएगी बेटा, 90 माइनस थीटा। ओके, अब ये जो हमारी पूरी एंगल थी, ये वाली, ये पूरी एंगल हमारी 90 डिग्री की थी। ओके, सो उसमें से अगर ये 90 माइनस थीटा हो गया तो बचा कुचा एंगल हमारा थीटा हो जाएगा। तो जब आप 90 प्लस थीटा करेंगे, सॉरी 90 माइनस थीटा प्लस थीटा करेंगे तो आपको 90 डिग्री पूरा मिल जाएगा। होप यू फॉलो। तो इस तरीके से ये पूरे की पूरी इसकी यहाँ पर होने वाली है, यहाँ पर विल गेट 90 डिग्री। सो दिस वॉज वन थिंग डेट वी हैड टू सी। सो अब बेटा यहाँ पर देखते हैं। तो अब हमेशा ध्यान रखना, इंक्लाइन प्लेन पे कभी भी वो हो तो क्या कहते हैं कि ये हमको इस तरीके से चीज़ें यहाँ पर काम करने वाली है। सो मैं इसको थोड़ा सा इरेज करता हूँ यहाँ पर बाकी चीज़ों को। नाउ वी नो कि ये एंगल हमारा कितना है, वी नो डेट दिस एंगल इज़ थीटा। सो अब हम इससे कॉम्पोनेंट्स देखो बेटा कैसे निकालते हैं। तो हमको पता है कि ये सर हमारा mg है। ओके, इस mg का एक कॉम्पोनेंट हो जाएगा कॉस कॉम्पोनेंट, जिसको हम कहेंगे mg कॉस थीटा। तो mg कॉस थीटा हमारा कहाँ लगेगा बेटा, इधर लगेगा। और mg साइन थीटा बच्चा हमारा कहाँ लगेगा, इट विल बी एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन। ओके, सो ये हो जाएगा हमारा mg कॉस थीटा और ये हो जाएगा हमारा mg साइन थीटा। हमने वेक्टर के लेक्चर में हमने रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर देखे हुए हैं। ओके, सो अब क्या हो जाएगा बेटा, अब हमने क्या सीखा है वेक्टर में एक बेसिक चीज़, कभी आप वेक्टर को दो पार्ट में रिजॉल्व कर दो तो वो वेक्टर एग्जिस्ट नहीं करता। ओके, अब आपको क्या करना है, आपको इस mg वेक्टर को इग्नोर करना है। क्यों, क्योंकि इसकी जगह इन दो वेक्टर्स ने यहाँ पर ले ली है। फाइन, सो ये हमारा mg cos थीटा हो गया। तो अब बेटा ध्यान देना, तो अब यहाँ पर एक नॉर्मल की फोर्स आएगी। नॉर्मल की जो फोर्स आएगी वो ऐसे जाएगी बेटा। कोई बताएगा ऐसा क्यों जाएगी, ऐसा इसलिए जाएगी क्योंकि ये नॉर्मल हमेशा कहाँ से लगता है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ओके, परपेंडिकुलर सरफेस मतलब क्या हो गया, तो बेसिकली इस बार आपका सरफेस ऐसा टेढ़ा है, ऐसा टेढ़ा है, तो इसका जब आप परपेंडिकुलर बनाएंगे बेटा तो वो ऐसा जाएगा, ध्यान रखना। तो इसीलिए इसमें नॉर्मल आपकी इस डायरेक्शन में जाने वाली है। तो दिस इज़ वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दैट वी हैव टू टेक केयर। तो नॉर्मल हमारी ऐसे जाने वाली है। तो यहाँ पर अब क्या होगा, यही नॉर्मल इस mg cos थीटा को यहाँ पर बैलेंस आउट करता है, क्योंकि हमारा मोशन इस लाइन में तो होने वाला नहीं है, वी आर नॉट मूविंग इन दिस डायरेक्शन, राइट। ना ही हम ऊपर जा रहे हैं उस डायरेक्शन में, ना ही नीचे जा रहे हैं। तो इस लाइन में हमारा mg cos थीटा नॉर्मल को बैलेंस आउट कर देगा। तो हमारा खाली एक ही वाइल्ड कॉम्पोनेंट बचता है यहाँ पर, वो है mg sin थीटा। और कोई भी चीज़ जब इंक्लाइन प्लेन से नीचे आती है तो यही mg sin थीटा उसके नीचे आने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। सो अब अगर हम इसका क्या बोलते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे बेटा, तो इस तरीके से लिखेंगे कि हमारे इस प्लेन पर होने क्या वाला है कि हमारा मोशन इस डायरेक्शन में होने वाला है बेटा।
तो उस डायरेक्शन में फोर्स क्या लग रही है, खाली एक ही फोर्स लग रही है, वो है एम जी साइन थीटा। तो अगर हम इक्वेशन लिखे, विल राइट एफ नेट, नेट फोर्स इज इक्वल टू, हम जानते हैं मास इंटू एक्सेलरेशन, है ना। तो नेट फोर्स की वैल्यू कितनी है बेटा हमारी, एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू एम इंटू एक्सेलरेशन। एम हमारी कट जाएगी, एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आएगी हमारी, विल गेट जी साइन थीटा। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो कभी भी आप इंक्लाइन प्लेन से किसी चीज़ को अगर छोड़ते हैं तो वो जी साइन थीटा के एक्सेलरेशन से नीचे आती है, ध्यान रखना। किसी चीज़ को अगर आप ऊपर से नीचे ड्रॉप करते हैं तो वो जी के एक्सेलरेशन से आती है, लेकिन अगर किसी चीज़ को आप इंक्लाइन प्लेन से छोड़ेंगे तो वो जी साइन थीटा के एक्सेलरेशन से आती है, प्रोवाइडेड वहाँ पर फ्रिक्शन नहीं है। अभी हम आइडियल फिजिक्स देख रहे हैं जिसमें फ्रिक्शन नहीं है, जब फ्रिक्शन आएगा तो वहाँ पर देखेंगे। अच्छा, जब फ्रिक्शन नहीं होता है ना बेटा, तो इंक्लाइन प्लेन बहुत छोटा भी हो ना, इतना छोटा सा भी इंक्लाइन प्लेन हो तो भी ये वाली चीज़ नीचे गिरनी स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन फ्रिक्शन होता है तो आपको एक मिनिमम एंगल चाहिए होता है, जिसके बाद ही वो इंक्लाइन प्लेन से गिरनी स्टार्ट होती है, इसको ध्यान रखना। सो आई होप ये वाली बात आप समझ गए। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या ध्यान रखने की, एक है कि एम जी साइन थीटा एम जी कॉस थीटा किस तरीके से बनते हैं। अच्छा, यहाँ पर आप एक और इक्वेशन देख सकते हैं जो हम बनाने वाले हैं, वो हम जब नॉर्मल को बैलेंस आउट करेंगे बेटा। सो जब हमारा ये जो हमारा नॉर्मल है ये एम जी कॉस थीटा के इक्वल हो जाता है। ये इक्वेशन बस मैं ऐसे लिख के बता रहा हूँ, वर्टिकल मोशन में अगर आप वर्टिकल मोशन की इक्वेशन लिखेंगे, वर्टिकल में तो कोई मोशन हो ही नहीं रहा है ना, फिर भी उसकी इक्वेशन अगर हम लिखेंगे, विल से वर्टिकल मोशन में एफ नेट विल बी इक्वल टू मास टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन। नॉट देर इज नो मोशन इन दिस डायरेक्शन, इसको वर्टिकल नहीं, और वी कैन से परपेंडिकुलर टू द प्लेन, परपेंडिकुलर टू द प्लेन कोई मोशन नहीं है, तो वहाँ पर एक्सेलरेशन वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो विल से एफ नेट इज इक्वल टू जीरो। सो एफ नेट में क्या क्या है बेटा, ऊपर नॉर्मल है, नीचे हम एम जी कॉस थीटा कह सकते हैं यहाँ पर बेटा, दैट विल बी जीरो, और नॉर्मल की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमको, विल गेट एम जी cos थीटा। सो दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी हैव टू डू। अब ये चीज़ फ्रिक्शन चैप्टर में काम आएगी, याद रखना कि दिस इज, अभी फिलहाल काम की नहीं है आपकी, लेकिन फ्रिक्शन चैप्टर में काम आएगी। अभी आपके लिए क्या काम की है, ये एम जी साइन थीटा। सो होप ये वाला पार्ट आप समझ गए। अब एक बस इसमें मैं एक एक्स्ट्रा चीज़ बताना चाहूँगा, अगर किसी बच्चे को ये नहीं समझा है कि सर ये वाला एंगल थीटा कैसे होगा, तो उनके लिए तो ये हमारी एफ बी डी वाला पार्ट हमारा क्लियर हो गया बच्चा। ओके, सो मैं बस जिनको नहीं समझा उन लोग के लिए बता रहा हूँ मैं ये लास्ट वाला पार्ट। सो बस इसको बहुत ध्यान से देखना, बाकी लोग स्किप करके आगे जा सकते हो ऑब्वियसली। सो कैसे होगा बेटा इसमें, अगर मैं इस लाइन को बहुत लंबा स्ट्रेच कर दूँ यहाँ से, है ना, तो विल यू एग्री कि सर ये दोनों लाइंस पैरेलल हो गई हमारी, है ना। तो अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हो गई हमारी, सो अगर मैं यहाँ से इसको ज्वाइन कर दूँ, सो विल यू एग्री, तो ये अभी हमारे कैसे हो गए हैं, अगर ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा। होप वाली पार्ट आप समझ गए, ठीक है। सो डेट इज दीज टू मेक पैरेलल लाइंस, है ना। और यहाँ पर आपने जो एक कॉन्सेप्ट सीखा है बचपन में, क्या कहते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। तो यहाँ पर करस्पॉन्डिंग एंगल्स का आप यहाँ पर लगा सकते हो लॉजिक। करस्पॉन्डिंग एंगल्स देखो कैसे होते थे, अगर हमारा ऐसा कुछ है ना, यहाँ पर ध्यान दो, अगर हमारे पास कुछ ऐसा है तो हम कहते थे अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाली एंगल भी हमारी क्या हो जाएगी, थीटा हो जाएगी। ओके, सो दिस इज़ वन लॉजिक दैट वी कैन अप्लाई ओवर हियर। सो ये इसी तरीके से होता है। तो इसमें हम कैसे करेंगे, सो अगर मैं इसी को थोड़ा स्ट्रेच कर दूँ यहाँ पर, है ना, और मैं यहाँ से एक लाइन यहाँ से ऐसे ड्रॉ कर दूँ। ओके बेटा, सो अब क्या होगा यहाँ पर, कैन यू सी करस्पॉन्डिंग एंगल्स ओवर हियर। सो इफ़ यू लुक, अगर ये मेरा थीटा हो जाएगा तो ये वाला एंगल मेरी कितनी हो जाएगी, ये वाली एंगल मेरी थीटा हो जाएगी। यस, अगर मैं यहाँ से एक राइट एंगल ट्रायंगल ऐसे ड्रॉ कर दूँ, है ना, यहाँ पर एक छोटा ट्रायंगल ये हो गया और एक बड़ा ट्रायंगल ये हो गया। सो अगर आप देखेंगे कि अगर यहाँ पर आपको ये थीटा दिख रहा है और ये वाला एंगल भी आपका थीटा हो जाएगा, क्यों, बिकॉज यू कैन अगेन सी द करस्पॉन्डिंग एंगल ओवर हियर। बस इसको एक बार ध्यान से देखना बेटा। सो कैसे होगा, ये इसको देखना, ये हो गया हमारा एक शेप, ये हो गया एक शेप हमारा, ये हो गया, और अगला शेप हमारा ये हो गया, ठीक है। तो हमारे सर ने जब हमको सिखाया था, सो हमने देखा था कि ये एफ बनता है बेटा हमारा। ओके, तो इस एफ में जो भी आपके एंगल होते हैं वो सारे एंगल सेम होते हैं, ये थीटा है तो ये भी आपका थीटा हो जाएगा। सो आई होप ये वाली बात क्लियर है। इसको आप ट्रायंगल के हेल्प से भी देख सकते हैं कि एक ये ट्रायंगल है और एक बड़ा वाला ट्रायंगल है, उससे भी आप देख सकते हैं कि अगर ये एंगल 90 डिग्री हो जाएगा तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, अगर ये 90 माइनस थीटा है तो ये वाला भी 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो ये सारे आपके ज्योमेट्री के पार्ट है। सो आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझिए यहाँ पर। अब हम इसमें देखेंगे कि इसमें न्यूमेरिकल किस तरीके से क्रिएट करता है। सो दिस इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। सो लेट्स लुक एट द न्यूमेरिकल पार्ट। जस्ट मैं बस एक सेकंड इसको इरेज कर दूँ। सो हाँ, दिस इज़ गुड।
तो अब देखना इसके न्यूमेरिकल बड़े सिंपल आते हैं, बस एक बार आपको लॉजिक समझ गया तो सारी चीज़ें हो जाएंगी यहाँ पर। ठीक है बेटा, तो देखो न्यूमेरिकल कैसा आएगा, यहाँ पर दे देगा कि यहाँ पर एक ऊपर एक पुल्ली बांधी हुई है हमने, है ना। क्वेश्चन कहेगा कि हमने यहाँ पर एक ऊपर एक पुल्ली बांधी हुई है, एंड इस पुल्ली के यहाँ से थोड़ा सी बड़ी पुल्ली बनाता हूँ मैं। हाँ, एक समझ लीजिए ऐसी पुल्ली हमारी बांधी हुई है, अच्छी सी पुल्ली तो बन जाए कम से कम। हाँ, वी कैन लुक एट दिस। हाँ ठीक है, सो ये एक पुल्ली है, समझ लो सर्कल हमारी पुल्ली है, एंड पुल्ली के यहाँ से हमने एक रस्सी बांधी हुई है यहाँ से। सो एक रस्सी पुल्ली के ऊपर से निकल के यहाँ जा रही है, इससे अटैच है, और दूसरी रस्सी यहाँ से नीचे निकल के एक मास से नीचे अटैच रहेगी बेटा, है ना। अब देखो कितना मस्त क्वेश्चन यहाँ पर बनने वाला है हमारा। सो एक ये हमारा हो गया, थोड़ा सा कलरफुल अगर हम बना दें। सो जस्ट अ सेकेंड। सो एक हमारा मास यहाँ लटक रहा है और दूसरा हमारा मास ये वाला लटक रहा है। ओके, सो अब क्वेश्चन कहेगा कि अब हमने इस सिस्टम को रेस्ट से रिलीज़ किया है, ध्यान रखना। ओके, इस क्वेश्चन को हमने रेस्ट से रिलीज़ किया हुआ है, तो अब इसका मोशन हम किस तरीके से देखने वाले हैं। तो अगेन सेम नॉलेज हमारी लगने वाली है यहाँ पर। तो क्या क्या हम इसके, सबसे पहले हम FBD बना देंगे, जो हमारी बेसिक्स है, जो हमने ऑलरेडी देखा हुआ है। तो कैसे बनेगी बेटा इसकी FBD, सो हम देख चुके हैं इसमें कि इसमें mg नीचे की तरफ लगेगा, है ना, या फिर आप चाहो तो अलग FBD बना सकते हैं। तो ऊपर वाला जो इंक्लाइन प्लेन पे है, ये मास हमारा ऐसा है ना, तो इस पे mg नीचे की तरफ ऐसा लगेगा, एक mg cos थीटा कॉम्पोनेंट ऐसा लगेगा आपका, है ना। इसको बैलेंस करने के लिए ऊपर की तरफ हमारा एक नॉर्मल की कॉम्पोनेंट भी लगेगी। तो नॉर्मल ध्यान रखना हमेशा आपके mg cos थीटा को बैलेंस कर देगा बेटा। तो ये आपकी नॉर्मल हो गई, और इंक्लाइन प्लेन के नीचे की तरफ एक mg sin थीटा बनेगा आपका। तो यहाँ पर जो नेट फोर्स जो लगने वाली है इस पूरे के पूरे इसके ऊपर, वो खाली एक mg sin थीटा होगी, और साथ में ये रस्सी का टेंशन आएगा बेटा, ध्यान रखना, एक रस्सी का टेंशन भी इस पर आता है। सो वी विल से ओवरऑल नेट फोर्स इस पर हम दिखा सकते हैं, वी कैन शो कि एक यहाँ पर सर बस एक mg sin थीटा है ना, और पीछे की तरफ एक उसके टेंशन है, ये दो फोर्सेस यहाँ पर हो जाएगी। इसके साथ क्या होगा बेटा, इसके साथ इसकी FBD बनाएंगे तो इसके ऊपर एक नीचे की तरफ एक mg लग रही है ना, वी कैन ड्रॉ mg राइट नाउ फ्रॉम एनीवेयर। एक नीचे की तरफ mg लग रही है हमारी, और इसके ऊपर एक रस्सी का टेंशन होगा, यही दो फोर्सेस बस इस पर। अगर आप इसका FBD बनाएंगे अलग से तो अगर मैं अलग से बना के आपको दिखाऊं तो वी कैन से सर mg विल एक्ट डाउनवर्ड और टेंशन विल एक्ट अपवर्ड। सो दिस इज mg और दिस इज टेंशन। तो अब आप डिसाइड कर सकते हो कि सर मोशन किस डायरेक्शन में होने वाली है। सो लेट्स अज्यूम कि हमारा मोशन इस डायरेक्शन में होने वाली है ना, हमारा सिस्टम ऐसे ही गिरने वाला है, ये मास नीचे जाएगी और ये वाली मास हमारी ऊपर जाएगी। तो इनकी इक्वेशन ऑफ मोशन हम किस तरीके से लिखेंगे, तो सिंस दिस ऑब्जेक्ट इज गोइंग डाउनवर्ड, तो इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे लिखेंगे हम, वी विल राइट mg माइनस टेंशन इज इक्वल टू m इंटू ए। अब ध्यान रखना जो इसकी एक्सेलरेशन होगी वही इसकी भी एक्सेलरेशन होगी, ये हमने देखा ऑलरेडी कॉन्सेप्ट। सो यहाँ पर फिर क्या होगा बेटा, इसकी इक्वेशन कैसे लिखेंगे, इसमें टेंशन फोर्स डोमिनेटिंग है, हाँ इसके FBD में अगर हम बना दें तो टेंशन फोर्स ज़्यादा डोमिनेटिंग है, तभी तो ऊपर जा पा रहा है ये, है ना, और इसकी एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में हो रही है, तो विल राइट। अच्छा हाँ, यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना, यहाँ पर जब आप इक्वेशन लिखेंगे, कई बच्चों को हमने जो प्रीवियस क्वेश्चन किए उसमें स्ट्रेट मोशन हो रहा था, तो हमको स्ट्रेट मोशन की आदत पड़ जाती है, लेकिन जब इंक्लाइन मोशन भी हो तो उस टाइम पर भी सेम रूल्स फॉलो होंगे, ध्यान रखना। तो आपका मोशन इस लाइन पे, तो आपको बस ये लाइन देखनी है, यू डोंट हैव टू थिंक कि सर मोशन स्ट्रेट लाइन में नहीं हो रहा है या फिर ऊपर से नीचे हो रहा है, नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर वो टेढ़ा जा रहा है तो हम टेढ़ी लाइन में जो भी फोर्सेस लग रही होंगी खाली उसी को लिखेंगे यहाँ पर, इसका आप लोग ध्यान रखना। सो जब ये इस टेढ़े रास्ते पे जा रहे हैं या फिर इंक्लाइन रास्ते पे जा रहा है तो वी विल ओनली राइट दोज फोर्सेस विच आर प्रेजेंट ओवर देयर। तो हम इसको कैसे लिखेंगे बेटा, तो नेक्स्ट इक्वेशन कैसे हो जाएगी, टी इज डोमिनेटिंग एंड mg sin थीटा उसके पीछे पीछे आएगा, मतलब उसको अपोज कर रहा है मोशन को, राइट, क्योंकि मोशन इस डायरेक्शन में हो रहा है हमारी। तो विल राइट टी माइनस mg sin थीटा इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ध्यान रखना मास इंटू ए, इसका ए ही रहेगा। आई होप ये वाला पार्ट आपको समझा। तो इसी को हम एक न्यूमेरिकल बना देते हैं। सो लेट्स से मैं इसको मास 1 बोल देता हूँ, इसका मास हम कह देते हैं 5 kg है फॉर एग्जांपल, इसका मास लेट्स से हम कहते हैं 2 kg है ना। अब हम इसको न्यूमेरिकल बना के इसको सॉल्व करते हैं। सो 5 kg एंड 2 kg है, तो मैं यहाँ पर भी चेंजेस कर देता हूँ, तो m की जगह पे 5 kg लिख दूंगा फर्स्ट वाले की इक्वेशन में, विल राइट 5g माइनस 5a, एंड यहाँ पर जो हमारा m था इसको m2 बोल के हम इसको 2 kg डाल देंगे, 2g sin थीटा इज इक्वल टू 2a। बस अगेन जो हमने पहले सीखा है हमको इसको सॉल्व करना है अकॉर्डिंगली। सो हम इसको कैसे करेंगे बेटा, टी कैंसिल हो जाएगा आपका, तो क्या क्या बचेगा, आपको ऐड कर देंगे इक्वेशन को, 5g माइनस 2g, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री लेते हैं, एक प्यारा सा एंगल ले लेते हैं हम यहाँ पर। सो साइन ऑफ 30 डिग्री हमको यहाँ पर अप्लाई करनी है।
तो साइन 30 कितनी हो जाएगी, हाफ होती है, यस, होप यू फॉलो, इज इक्वल टू 5 एंड 2 ऐड हो गए 7a हो जाएंगे। तो कितना बचेगा बेटा, 2 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, 5g माइनस जी इज इक्वल टू 7a, करेक्ट। तो हुआ कितना बेटा, ये 4g इज इक्वल टू 7a, एक वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, 4g/7। होप ये वाली बात आप समझ गए, है ना। सो दिस इज़ वन थिंग बेटा। तो इस तरीके से इसके क्वेश्चन को करना है, तो इसको बहुत ध्यान से रखना। इंक्लाइन प्लेन पे भी सारी चीज़ें सेम ही होंगी, ओके। अब क्वेश्चन पूछ सकता है, चलो बता दो टेंशन क्या होगी, तो टेंशन भी आराम से बता देंगे हम। टेंशन के लिए आप किसी भी एक इक्वेशन में इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन को पकड़ लेते हैं हम, इसमें पुट कर देते हैं, वी राइट 5g माइनस टी इज इक्वल टू 5a। तो 5g माइनस टी की वैल्यू कितनी थी हमारी, फाइंड आउट करनी है, a की वैल्यू 4g/7 है ना। तो कितना हो जाएगा बेटा, t को अकेला कर देंगे तो 5g माइनस 20g/7 है ना। मैंने इसको पूरा सॉल्व करके यहाँ पर पुट कर दिया, इज इक्वल टू टेंशन, है ना। तो टेंशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 5 35g माइनस 20g। मैं जानबूझ के थोड़ा इवेल्यूएट करके लिख रहा हूँ क्योंकि नया चैप्टर है, बट मैं अज्यूम करता हूँ कि आपको आ जाए, शायद मैंने अपने ऊपर लिखना स्टार्ट कर दिया है। ओके, सो जब आप इसको सॉल्व कर देंगे बेटा, तो ऊपर मैं यहाँ पर लिख के दिखाता हूँ आपको। तो फाइनली विल गेट टेंशन की वैल्यू हमको मिलेगी यहाँ पर 15g/7। ओके, सो दिस इज़ वन थिंग दैट विल गेट 15g/7। होप ये वाली बात आप समझे। सो दिस इज़ द वे थिंग्स विल वर्क ओवर हियर, ओके। सो अब हम यहाँ पर एस सी वर्मा सर के न्यूमेरिकल्स देखेंगे, एस सी वर्मा सर की बुक से कैसे उन्होंने क्वेश्चंस को सॉल्व किया। आई होप इसमें कोई डाउट नहीं आया आपको, आई होप ये बहुत पसंद आया आपको। सो नाउ लेट्स सी सम 2 to 3 क्वेश्चंस जो फ्रॉम एस सी वर्मा सर की बुक से हैं। ठीक है बच्चों, आज हम ठीक है सर। ओके, सो अब हम देखते हैं मूवेबल पुली। ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है और इसके बहुत सिंपल क्वेश्चंस आते हैं। तो इसमें बस एक छोटा सा ट्विस्ट रहता है जिसको हम यहाँ पर सब देखेंगे। सो ये कुछ एस सी वर्मा सर की बुक से ही प्रॉब्लम्स है, तो इन एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा कि मूवेबल पुली की कॉन्सेप्ट किस तरीके से काम करती है। तो देखो बच्चा, इसमें होता क्या है, तो एक जो अभी तक हमने पढ़ी है वो पुली फिक्स्ड पुली रहती है। फिक्स्ड पुली मतलब कि वो पुली कहीं पर भी जाती नहीं है, ठीक है। मूवेबल पुली में क्या होता है कि आपकी पुली भी मोशन करती है आपके ऑब्जेक्ट के साथ। सो इसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से हम इक्वेशन बना सकते हैं, कैसे इसकी एक्सेलरेशन आएगी, तो सारी चीज़ है। तो सबसे पहले मैं आपको एक मूवेबल पुली का एक पूरा एग्जांपल दिखाता हूँ यहाँ पर। तो देखो, जैसे ये वाला सिस्टम हम देखते हैं यहाँ पर। तो बेटा इसमें होता क्या है कि जैसे आप इस सिस्टम को रेस्ट से रिलीज़ करेंगे तो होगा क्या है कि ये जो 4 kg वाला पार्ट है ये आपका लेट से नीचे जाना स्टार्ट हो गया। फॉर एग्जांपल नीचे या ऊपर, जो आप एज्यूम करना चाहे आप कर सकते हैं। सो लेट से 4 kg वाला पार्ट नीचे जाना स्टार्ट हुआ, तो ये जो 5 kg वाला पार्ट है ये हमारा ऊपर जाना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अब इस बार होगा क्या बेटा कि आपका 5 kg के साथ आपका ये पुली है ना, ये वाला, ये भी मूव ऊपर करना स्टार्ट हो जाता है। तो ये इसमें एक डिफरेंस आता है। सो पूरा का पूरा सिस्टम यहाँ पर मूव करता है, ये पूरा का पूरा, नॉट जस्ट मास बट द एंटायर पुली। तो यही कॉन्सेप्ट है हमारा मूवेबल पुली का। सेम यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी क्या होगा कि ये 5 kg नीचे जाएगा और ये 2 kg इस तरफ आएगा। तो यहाँ पर होने क्या वाला है कि ये 5 kg के साथ साथ ये वाली पुली भी साथ में इसके मूव होगी और ये पूरा का पूरा सिस्टम नीचे जाएगा और साथ में पीछे पीछे ये वाला सिस्टम आएगा। सो दिस वाज वन कॉन्सेप्ट। आई होप ये आपको समझ में आ रहा है। फिर लास्ट वाले में इसमें देख लीजिए, तो इसमें क्या होगा, अगेन ये 2 kg हमारे नीचे जाएगा बेटा, एंड लेट्स से कि ये 1 kg हमारा ऊपर जाएगा। तो 1 kg के साथ साथ इसकी ये पुली भी ऊपर जाएगी। तो इसमें बस एक छोटा सा ट्विस्ट है इसके इक्वेशंस में जिसको हम अभी देखने वाले हैं। सो सबसे पहले मैं आपको इसका एक एनिमेशन दिखाता हूँ, क्योंकि एनिमेशन के थ्रू आप इस चीज़ को एकदम परफेक्टली समझ जाएंगे। सो यूट्यूब पे अगर हम जाएंगे, चैनल को भी क्रेडिट देना पड़ेगा हमको, कहाँ गया हमारा यूट्यूब, यस, ओके। सो आई होप एवरीवन कैन सी दिस एनिमेशन। एनिमेशन यूट्यूब शॉर्ट है हमारा एक, मोहम्मद शैफिनू हकू का, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर पुटिंग दिस वीडियो। सो लेट्स सी हाउ मूवेबल पुलीज वर्क। तो एक बार आप यहाँ पर ध्यान से देखिए कि यहाँ पर किस तरीके से है। सो ये जो पुली है बेटा, ये आपकी फिक्स पुली है, यहाँ पर जो सबसे टॉप पर पुली है। उसके बाद ये वाली मूवेबल पुली है, ये भी मूवेबल पुली है। साथ में ये वाली जो ऊपर है ये भी फिक्स पुली है, फिक्स पुली हिलने वाली नहीं है। सो जब हम इस मोशन को रिलीज़ करेंगे रेस्ट से, तो ये वाला और ये वाला पूरा सिस्टम मूव करेगा। सो जस्ट ऑब्जर्व दिस सिस्टम, ओके। तो यहाँ पर हमने 2-3 सिस्टम लगा दिए, लेकिन हमको एग्जाम में सिंपल ही सिस्टम आता है। सो लेट्स सी। सो मैं इसको प्ले करता हूँ, कैन यू सी दिस। जैसे आप देख सकते हो ये वाला मास नीचे जा रहा है हमारा, और ये दोनों पुली और मास दोनों के दोनों ऊपर जा रहे हैं। तो इस तरीके से आपकी मूवेबल पुली काम करती है। आई होप आपको समझा कि क्या इसकी मोशन कैसे रहने वाली है। सो इसमें एक चीज़ आप ऑब्जर्व करो कि ये जो सिंगल मास था यहाँ पर,
ये बहुत फास्ट नीचे जाता है और ये लोग बहुत स्लो जाते हैं। देखना ये वाला बहुत फास्ट नीचे जाएगा एंड दीज टू विल कम वेरी स्लोली। तो इसी को हम देखेंगे कि इसकी एक्सेलरेशन अलग रहेगी और इनकी एक्सेलरेशन अलग रहेगी। तो उसी चीज़ को आज हमको अभी देखना है। सो चलिए वापस हम चलते हैं हमारे क्या बोलते हैं कि पीपीटी पे। ओके, सो आई होप आपको समझा किस तरीके से काम करने वाला है। तो यहाँ पर बेटा होता ये है कि ये जो सिंगल मास है हमारा ना, ये वाला जब जाएगा, ठीक है, तो इसके पास तो मूवेबल पुली कनेक्टेड नहीं है, तो ये सीधे एक्सेलरेशन से नीचे आता है। और ये वाला जो हमारा जो सेकेंड वाला मास है जो पुली के साथ कनेक्टेड है, ये उसकी हाफ एक्सेलरेशन से मूव करता है। इसका मतलब क्या हो गया, तो जैसे हमने इस मोशन को समझ लो, हमने इस क्वेश्चन में इस सिस्टम को रिलीज़ किया रेस्ट से, तो 4 kg वाला लेट से हमारा ए एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है, तो ये जो हमारा 5 kg वाला होगा ये इसमें a/2 से जाएगा। इस चीज़ को ध्यान रखना। तो इट विल गो विथ एक्सेलरेशन विच इज़ हाफ ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ दिस अदर मास। यहाँ पर इसको ध्यान रखना। सिमिलरली यहाँ पर भी यही चीज़ होगी, जब आप इस सिस्टम को रिलीज़ करेंगे रेस्ट से, तो ये वाला मास आपका 5 kg के नीचे आना लेट से स्टार्ट हो जाएगा और ये वाला यहाँ पर जाना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर ये वाला किसी मूवेबल पुली से कनेक्टेड नहीं है, सो लेट से इसकी एक्सेलरेशन a होगी तो मूवेबल पुली की a/2 होगी। तो ये बस एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो हमको यहाँ पर ध्यान रखना है। सिमिलरली यहाँ पर जब हम इसको रिलीज़ करेंगे तो 2 kg नीचे जाएगा एंड 1 kg पुली के साथ ऊपर जाएगा, तो 2 kg की एक्सेलरेशन a रहेगा और इसकी a/2 रहेगी। तो हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखना कि मूवेबल पुली से कोई भी मास अटैच रहेगा उसकी एक्सेलरेशन हाफ हो जाएगी कंपेयर टू व्हाट द अदर मास विल गेट विच इज़ नॉट हैविंग मूवेबल पुली। सो यही बस इसकी एक बेसिक्स थी। ठीक है, सो अब हमने एक्सेलरेशन का पार्ट देख लिया। अब हमको देखनी है कि इसमें एक और छोटा सा ट्विस्ट है, वो है रस्सी के टेंशन में। तो देखते हैं वो कैसे काम करता है। तो देखो इसमें तो सब परफेक्ट है, इसमें थोड़ा सा एक चीज़ का हमको ध्यान रखना है यहाँ पर कि देखो ये जो मूवेबल पुली है बेटा, इसके साथ एक रस्सी लगी हुई है और इस मूवेबल पुली के ऊपर 2 रस्सी लगी हुई है। तो यहाँ पर टेंशन का डिफरेंस आता है। तो अगर मैं इसको जूम करके यहाँ पर ड्रॉ करूँ, सो लेट्स से हमारी मूवेबल पुली है ना। तो अगर आप पुली के नीचे देखेंगे तो एक रस्सी नीचे से जा रही है और 2 रस्सी उसके साइड से ऊपर की तरफ जा रही है ना। तो दिस इज़ वन रोप एंड अदर इज़ दिस रोप। ओके, सो हमने क्या किया, हमने इस पार्ट को जूम करके यहाँ पर बनाया है। तो यहाँ पर बेटा होने क्या वाला है कि सबसे पहले आप अगर इस डायग्राम को बहुत अच्छे से देखेंगे तो इसमें अगर हम रस्सी को अच्छे से एनालाइज करें तो ये एक रस्सी है हमारी, है ना, और यही रस्सी घूम के यहाँ से जा रही है और यही रस्सी घूम के वहाँ पर जा रही है। तो इस तरीके से इस पूरे रस्सी का यहाँ पर है। तो रस्सी एक ही है पूरी पूरी। तो इसमें होने के वाला बेटा, इसमें जो टेंशन रहेगा आपका, अच्छा सॉरी मैंने उल्टा बता दिया, ये रस्सी घूम के यहाँ से जाएगी, यहाँ से निकलते हुए ये रस्सी घूम के यहाँ पर पुल्ली के सेंटर में जाके अटक रही है। तो ओवरऑल क्या है, ये पूरी एक ही रस्सी है। तो जब रस्सी एक ही होती है तो उसमें एक ही टेंशन डेवलप होता है, इसको हमेशा ध्यान रखना। सो अगर मैं कहूँ कि इस रस्सी में टेंशन T डेवलप हुआ है तो मैं कहूँगा इस रस्सी में भी टेंशन T डेवलप हुआ है और इसमें भी टेंशन T डेवलप हुआ है, इसको हमेशा ध्यान रखना। सिमिलरली यहाँ पर भी हम ऐसे ही कहेंगे कि अगर लेट से मैं कहता हूँ कि ये देखो ये रस्सी कैसे जा रही है, यहाँ से होके यहाँ से होके यहाँ से होके यहाँ से ऐसे निकली है। तो अगर मैं कहता हूँ कि सर इसमें रस्सी में टेंशन T डेवलप हुआ है तो मैं इसमें कहूँगा कि इसमें भी T है, इसमें भी T है। ओके, सिमिलरली यहाँ पर भी ये एक ही पूरी रस्सी है जो ऐसे घूम घूम के निकली है। तो एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, एक रस्सी में एक ही टेंशन डेवलप हो सकता है। तो यहाँ पर भी T टेंशन डेवलप होगा, यहाँ भी T होगा और यहाँ भी T टेंशन डेवलप होगा। तो अब हम इसको कैसे एनालाइज करेंगे, ये जो बस रस्सी जो बीच में है, जो पुल्ली और मास के बीच में है, इसको हम कैसे एनालाइज करेंगे। तो अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर होने ये वाला बेटा कि अगर इसमें लेट से कोई टेंशन अलग डेवलप होगा, ध्यान रखना, लेट से वी कॉल दैट टेंशन T2। ओके, और ये जो टेंशन T2 डेवलप होने वाला है, दिस टेंशन विल बी इक्वल टू सम ऑफ दीज टू टेंशन T1 एंड T1, बिकॉज इन दोनों ने ही उसको सपोर्ट दे के रखा हुआ है। इन दोनों की प्रेजेंस की वजह से ही ये पूरा सिस्टम ऐसा है। तो यहाँ पर होता ये है कि ये जो रस्सी के पुल्ली और मास के बीच में जो रस्सी है जिसको हम टेंशन T2 बोल रहे हैं, इस T2 की वैल्यू T1 प्लस T1 आएगी, इसको ध्यान रखना। तो इसके ऊपर जो भी 2 रस्सियाँ हैं उनके टेंशन इसको इक्वल आउट कर देते हैं। तो अगर मैं डायग्राम में इसको बना के दिखाऊं तो ये कुछ इस तरीके से होगा बेटा हमारा कि यहाँ से ये नीचे की तरफ ये है और ऊपर की तरफ ये दोनों है। सो अब होगा क्या, अब यहाँ पर ये होगा कि इसमें जो भी T2 डेवलप होगा इट विल बिकम इक्वल टू T1, इसका T1 एंड इसका T1। तो इस तरीके से होने वाला है। सो विल से T2 इज इक्वल टू T1 प्लस T1 विच इज़ इक्वल टू T2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ T1। इस बात को भी बहुत ध्यान में रखना। ओके, सिमिलरली यहाँ पर भी सेम लॉजिक लगेगा, सिमिलरली यहाँ पर भी सेम लॉजिक लगेगा। तो इस तरीके से हम इसकी पूरी थ्योरी को समझ चुके हैं। अब हमने पूरी इसकी थ्योरी देख ली है, अब हम इसके न्यूमेरिकल पार्ट को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। सो चलिए न्यूमेरिकल पार्ट पे चलते हैं।
सो लेट्स सी द न्यूमेरिकल, द सेम क्वेश्चन फ्रॉम एस सी वर्मा सर्स बुक। ओके, तो देखिए क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स ए एंड बी इन द थ्री सिचुएशन। ठीक है, तो ये ए ब्लॉक है, ये बी ब्लॉक है, ये ए ब्लॉक है, ये ए ब्लॉक है, बी ब्लॉक है, तीनों सिचुएशन में ए और बी ब्लॉक के हमको एक्सेलरेशन निकालने हैं। तो दोनों के एक्सेलरेशन अलग लगाएंगे बिकॉज हम जाते हैं एक्सेलरेशन हाफ रहेगी। तो एक एक करके सम स्टार्ट करते हैं। लेट्स सॉल्व दिस फर्स्ट। तो अगर आप इसकी एफ बनाएंगे तो बेटा किस तरीके से बनाएंगे, तो अगर मैं 4 kg वाले की एफ यहाँ पर बनाऊँ, ठीक है, ये हमारा 4 kg हो गया और ये हमारा 5 kg हो गया। मैं वहाँ पर नंबर लिख देता हूँ। सो लेट्स से दिस इज़ 4 kg एंड ये हमारा 5 kg है। तो एफ कैसे बनेगी, तो 4 kg पे क्या क्या फोर्सेस लगेगी। सबसे पहले तो 4 kg पे उसका एम नीचे की तरफ लगेगा, यस, एंड ऊपर की तरफ रस्सी का टेंशन लगेगा। तो एक फोर्स नीचे की तरफ एम चले जाएगी, 4G चले जाएगी और ऊपर की तरफ रस्सी का टेंशन T1 चले जाएगा। तो हम ऐसे कर लिख सकते हैं, दिस विल बी 4G एंड ऊपर की तरफ T1। तो ये हो गई इसकी एफ पूरी होगी। और 5 kg के साथ क्या होने वाला है बेटा, कि इसके साथ इसका अगेन 5G नीचे की तरफ लगेगा, जो इसकी एम जिसको हम बोलते हैं, एंड ऊपर की तरफ टेंशन T2 लगेगा। ये ध्यान रखना, हाँ, वी विल नॉट सेट दैट T1 बिकॉज वो अलग है। सो ये T2 हो गया और ये 5G होगी हमारी। तो ये इसकी एफ हो गई। तो चलिए अब इनका इक्वेशन ऑफ मोशन लिखते हैं। सो अगर हम क्या बोलते हैं 4 kg वाले का इक्वेशन ऑफ मोशन सबसे पहले लिखते हैं, इस वाले मास का। तो 4 kg वाले के साथ होने के वाला है, लेट्स एज्यूम द डायरेक्शन ऑफ मोशन। सो लेट्स एज्यूम कि 4 kg वाला हमारा नीचे जा रहा है एंड 5 kg वाला ऊपर जा रहा है। वी आर जस्ट एज्यूमिंग, ओके। अगर हमारा आंसर रॉन्ग होगा तो एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव आएगी, मतलब हमारी आंसर रॉन्ग नहीं होगा, हमारी डायरेक्शन ऑफ अजम्पशन अगर रॉन्ग होगी तो हमारी एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव आएगी। नेगेटिव डज नॉट मीन कि आपका आंसर रॉन्ग है, इट मीन्स जस्ट आपने जो डायरेक्शन प्रिडिक्ट की है वो उसके ऑपोजिट है। तो अब होने क्या वाला है बेटा यहाँ पर, सो नीचे अगर जा रहा है तो 4G की फोर्स T1 से ज़्यादा डोमिनेंट है, यस, जो हमने कॉन्सेप्ट सीखे हैं ऑलरेडी। तो क्या इक्वेशन बनेगी, 4G माइनस T1, ठीक है, ये होगी नेट फोर्स, ठीक है। नेट फोर्स मस्ट बी इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ध्यान रखना। तो हमारा क्या बेसिक फॉर्मूला हम लगाते हैं, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो 4 kg मास पे ये नेट फोर्स हो गई, दैट विल बी इक्वल टू उसका मास विच इज़ 4 इंटू उसकी एक्सेलरेशन को हम ए मान के चलेंगे यहाँ पर। होप ये बात आप समझ गए। फिर उसके बाद हम ये 5G वाले के 5 kg वाले मास का लिखेंगे। अब इसमें क्या हो रहा है, ये ऊपर की तरफ जा रही है, ओके। तो ये T2 ज़्यादा डोमिनेंट है 5G के कंपेयर में। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, विल राइट T2 माइनस 5G इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ, ओके, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ध्यान रखना। तो अभी भी हमने क्या सीखा है कि इन दोनों की एक्सेलरेशन अलग होगी। जो 4 kg वाला ब्लॉक होगा, अगर इसकी एक्सेलरेशन को हम ए एज्यूम करेंगे तो 5 kg वाले ब्लॉक की एक्सेलरेशन को हम लोग A/2 एज्यूम करके चलेंगे, हमेशा ध्यान रखना। यही इसकी बेसिक थ्योरी की पार्ट है, ओके। दोनों को ए मत मान के चलना। सो ऑलरेडी जो बच्चे इस खाली क्वेश्चन को देख रहे हैं, इस वीडियो का लिंक पूरा आपके डिस्क्रिप्शन में है, सो यू कैन फाइंड द एंटायर थ्योरी ओवर देयर। तो 5 इंटू A/2 इस तरीके से हो जाएगा। ऑल वी हैव टू डू सॉल्व दिस टू इक्वेशंस। इसके पहले इस इक्वेशन को मैं थोड़ा और करेक्ट कर देता हूँ। T2 के बारे में हम जानते हैं कि इसकी जो रस्सी की जो T2 होगी, T2 विल बी 2 टाइम्स ऑफ T1, है ना। इस चीज़ को हमने अभी भी थियरी में देखा था। सो जो भी रस्सी में जो टेंशन डेवलप होगा, ओके, T2 डेट विल बी इक्वल टू इन दोनों रस्सी में जो भी टेंशन डेवलप हुआ उसके इक्वल हो जाएगी। तो दो ऊपर रस्सियाँ उसको पुल कर रही हैं और नीचे ये T2 है, तो T2 विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ T1। सो वी कैन सब्स्टिट्यूट दैट ओवर हियर, वी राइट 2 टाइम्स ऑफ T1 माइनस 5G इज इक्वल टू 5A/2। होप ये वाली बात आप समझ गए, ठीक है। सो दिस इज दिस इक्वेशन ओनली। अब हम फर्स्ट इक्वेशन को यहाँ बुला लेते हैं। इसको अगर हम लिखें तो यू राइट इट एट 4G माइनस T1 इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ A। होप ये क्लियर है। तो अब हम इसको बस हमको सॉल्व करना है। तो हम T1 को एलिमिनेट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इस पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इफ़ यू मल्टीप्लाई दिस बाय 2 तो हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, तो 4G माइनस 2T1 इज इक्वल टू 8A पूरी की पूरी हो जाएगी। सो मैं एक बार इसको यहाँ पर साइड में लिखता हूँ, विल बी गेट, अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमको क्या मिल जाएगी, विल गेट 8G माइनस 2T इज इक्वल टू 8A। इसको ध्यान रखना बेटा, ये हमारी इक्वेशन होगी, ठीक है। ये फर्स्ट इक्वेशन ट्रांसफॉर्म होकर हमारी ये बन गई। और अगर हम क्या बोलते हैं कि इस सेकंड इक्वेशन को यहाँ पर रख के सब्ट्रैक्ट कर दे तो हमको आंसर आ जाएगी। तो हमारी जो सेकंड इक्वेशन थी वो क्या थी, 2T1 माइनस 5G इज इक्वल टू 5A/2। अब बस हमको इन दोनों को ऐड करना है। सो अगर हम इनको ऐड करते जाएंगे तो क्या मिलेगा हमको, वी विल गेट 2T1 हमारा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 8G माइनस 5G विच इज़ 3G। मैं डायरेक्ट लिखता हूँ इज इक्वल टू 8A प्लस 5A/2। ये ध्यान रखना इसको, ओके। तो क्या बन जाएगा आपका, ये 16 हो जाएगा, 16 प्लस 5 इट इज़ 21
1 21/2, तो क्या बचेगा 3g इज इक्वल टू 21a/2, तो विच विल बी इक्वल टू, तो मैं कह सकता हूँ आई कैन प्राउडली से डेट a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6g/21। आई होप मैंने अपने ऊपर नहीं लिखा है। ओके, सो आंसर आएगा 6g/21, 60/21 विच विल बी क्लोज टू 3। ओके, तो ध्यान रखना ये हमको a की वैल्यू आई है। ठीक है, अब a किसका एक्सेलरेशन था, a 4 kg वाले का एक्सेलरेशन था, तो 5 kg वाले का एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, इट विल बी हाफ ऑफ दिस एक्सेलरेशन, तो वो कितना हो जाएगा 6g/21 है, तो 6g/21 का हाफ हो जाएगा, जो हमारा 5 kg का एक्सेलरेशन हो जाएगा, क्योंकि हमने उसको a/2 मान के सॉल्व किया था। ओके, सो अगर मैं यहाँ लिखूँ तो एक्सेलरेशन, so we can write therefore acceleration of 5g वाले का एक्सेलरेशन बेटा कितना हो जाएगा हमारा, it will be a/2, so a/2 हमारा कितना है 6g/21/2 है, तो डिवाइड बाई 2 यहाँ आ जाएगा, तो 3g/21 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आई होप ये वाले पार्ट आप समझे बहुत अच्छे से। सो दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। अगेन यू कैन फाइंड आउट द टेंशन इफ़ यू नीड टू फाइंड आउट। सो दिस वॉज द फर्स्ट पार्ट। सो लेट्स सॉल्व द अदर पार्ट। बस मैं एक बार चेक कर लूँ कि हमारे राइट है कि नहीं। सो एवरीथिंग इज़ परफेक्ट। 4g नीचे की तरफ गया, टेंशन ऊपर की तरफ गया, फिर T2 गया ऊपर की तरफ, T2 - 5g, ठीक है, फिर हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। हाँ, मिस्टेक क्या कर दी हमने, नहीं परफेक्ट है, एकदम परफेक्ट है। हमने फर्स्ट वाले को 2 से मल्टीप्लाई किया, तो 8 - 2 इज इक्वल टू 8, एकदम परफेक्ट है सारी चीज़ें, ठीक है, ऑल गुड। आई होप ये सारी चीज़ें हम समझ गए हैं। सो नाउ लेट्स लुक एट दी नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। हमको इसको सॉल्व करना है, हम इस वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे। सो इसमें हो क्या रहा है, अगेन हमारा वी एज्यूम कि लेट्स से 5g वाला पार्ट नीचे जाएगा एंड 2g वाला पार्ट राइट में मूव करेगा। तो यहाँ पर होने ये वाला है बेटा कि लेट्स से कि 2g वाले को 2 kg वाले को हमको एक्सेलरेशन मिल रहा है a, तो 5g वाले को बेटा कितना मिलेगा, विल गेट a/2। इसको यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा। सिमिलरली यहाँ पर जो टेंशन T2 डेवलप होगा, इट विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ T1, एंड इसमें जो टेंशन डेवलप होगा वो होगा T1। तो इस तरीके से सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई। तो अगर हम इनका FBD बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, 2 kg वाला यहाँ पर है एंड लेट्स से 5 kg वाला हमारा यहाँ पर है। थोड़ा सा मैं इसको नीचे बनाता हूँ। सो या फिर साइड में हम बना सकते हैं। सो बेटा होगा क्या यहाँ पर, सो 2 kg वाले पे एक राइट की तरफ बस एक फोर्स लग रही है, T1 बस एक फोर्स लग रही है, क्योंकि इस क्वेश्चन में फ्रिक्शन नहीं है, तो खाली एक ही फोर्स लग रही है, वो है T1। तो यही इसकी नेट फोर्स है, ध्यान रखना इसमें, और कोई फोर्स नहीं है 5 kg वाले के साथ। लेकिन ऐसा नहीं है, 5 kg वाले पे क्या क्या फोर्सेस लगेंगी अगर हम इनको देखें, तो नीचे की तरफ 5g उसका टेंशन लगे, ग्रेविटी की फोर्स लगेगी, और ऊपर की तरफ रस्सी का टेंशन लगेगा। तो ये हमारी कितनी हो जाएगी 5g, और ऊपर से रस्सी का टेंशन है 2 टाइम्स ऑफ T1। ओके, अगेन हम जानते हैं कि इसकी एक्सेलरेशन अगर हम a एज्यूम करेंगे तो इसकी एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी a/2, ध्यान रखना, उसकी हाफ एक्सेलरेशन हो जाएगी। तो चलिए, तो इसका इक्वेशन ऑफ मोशन क्या हो जाएगा, सो नेट फोर्स हम जानते हैं, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन। तो 2 kg वाले की इक्वेशन ऑफ मोशन बेटा क्या हो जाएगी, नेट फोर्स उस पर खाली एक ही फोर्स लग रही है T1, तो वी राइट ओनली T1 इज इक्वल टू, उसका मास कितना है 2 इंटू उसकी एक्सेलरेशन हमने a एज्यूम की है, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है इसका आंसर। फिर इसका हम देखते हैं बेटा, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका 5g नीचे की तरफ जाएगा, तो विल राइट 5g - 2T1। ओके, नेट फोर्स में ये फोर्स ज़्यादा डोमिनेंट है, ये कम डोमिनेंट है, इसीलिए वो नीचे की तरफ जा रहे हैं। तो जो कम डोमिनेंट है उसको सब्ट्रैक्शन में लिखते हैं, दैट विल बी इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। अगेन इसका मास कितना है हमारा 5 kg है। ओके, एंड इसका एक्सेलरेशन ध्यान रखना a/2 है। इस चीज़ को यहाँ पर बेटा बहुत अच्छे से ध्यान रखना। फाइन, तो बस आपको सब्स्टिट्यूट कर देना है यहाँ पर, यू डोंट हैव टू एलिमिनेट, यू कैन सब्स्टिट्यूट, क्योंकि T1 के लिए हमको पता है 2 टाइम्स ऑफ a है, तो वी कैन डायरेक्टली पुट इट ओवर हियर, तो हमको स्ट्रेट फॉरवर्ड हमको आ जाएगा। सो हमको कितना मिल जाएगा, गेट 5g एंड इंस्टेड ऑफ T1 आई विल पुट 2a, ओके, -2 टाइम्स ऑफ 2a इज इक्वल टू 2/5 इज 2.5a, डायरेक्टली मैं ऐसे लिख देता हूँ। तो आई विल राइट 5g - 4a इज इक्वल टू 2.5a। ओके, सो आई विल राइट 5g इज इक्वल टू 4a और 2.5a जाके 6.5a हो जाएगा। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5g/6.5। 6.5 को आप 13/2 भी लिख सकते हो, तो ये आंसर बुक में लिखा होगा 10g/13। ओके, सो आई होप ये समझ गए। तो ये जो आपको एक्सेलरेशन आया है 5g/6.5, और बुक आपकी ऐसे लिखेगी, आई थिंक इट विल राइट लाइक दिस कि 10g/13 इज़ द आंसर। ओके, ये आपका एक एक्सेलरेशन मतलब 2 kg वाले का। तो फॉर 5 kg का एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, 5 kg का एक्सेलरेशन था a/2 बेटा, तो इट विल बी 10g/13/2 है, तो डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, इट विल बी 5g/13 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
आई होप ये वाली बात आप समझ गए। सो दिस वॉज द बेसिक कॉन्सेप्ट। सो आई होप ये क्लियर था। तो ये बड़े अच्छे क्वेश्चन हैं इसके। सो अगेन अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो आप पूरा वीडियो देख सकते हैं जो डिस्क्रिप्शन में है, जहाँ भी आपको नेसेसरी लगे आप स्किप कर सकते हैं। सो ये सारी बातें थी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं जो लास्ट वाला हमारे वाला पार्ट है। सो अगर हम इसको देखते हैं, सो लेट्स लुक एट दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पर क्या होगा कि आपके साथ अगेन यहाँ पर होने ये वाला है कि हमको एक डायरेक्शन ऑफ मोशन एज्यूम करनी पड़ेगी। सो लेट्स से कि ये 2 kg वाला नीचे जाएगा और 1 kg वाला यहाँ पर ऊपर जाएगा। अगेन ये पूरी की पूरी एक ही रस्सी है, यस। तो टेंशन कैसे डेवलप होगा? तो टेंशन ऐसा होगा कि 2 kg वाले में एक टेंशन डेवलप होगा, है ना, एंड यहाँ पर T1 और यहाँ पर T1 डेवलप होगा, और इसमें जो T2 होगा, तो हम जानते हैं T2 की वैल्यू 2 टाइम्स ऑफ T1 होगी। तो इन शॉर्ट मैं क्या कहूँगा कि हमारे 2 kg वाले के साथ अगर हम 2 kg का अगर हम FBD बनाएं तो ये हमारा 2 kg हो गया एंड ये हमारा 1 kg हो गया, लेट्स से, है ना। तो 2 kg वाले के साथ क्या होगा? 2 kg वाले के पास यहाँ नीचे की तरफ mg लगेगा, ऊपर की तरफ T1 लगेगा। यहाँ पर साइड दिस इज़ 2 kg एंड दिस इज़ 1 kg, ओके। एंड 1 kg वाले के साथ क्या होगा बेटा? यहाँ पर 1 kg वाले के साथ भी अगेन नीचे की तरफ mg लगेगा और ऊपर की तरफ उसकी टेंशन फोर्स है। तो बस यहाँ पर 2 kg अगर हम फोर्सेस अच्छे से लिखेंगे प्रॉपर्ली तो नीचे की तरफ 2g आ जाएगा और ऊपर की तरफ T1 आ जाएगा। और 1 kg वाले के अगर हम फोर्सेस लिखेंगे यहाँ पर प्रॉपर्ली तो नीचे की तरफ उसकी 1g आ जाएगी और ऊपर की तरफ T2 आ जाएगा। नाउ वी नो T2 इज़ 2 टाइम्स ऑफ T1, ओके। तो वी कैन डायरेक्टली राइट इट लाइक दिस, है ना। तो अब हमने एज्यूम किया है कि ये 2 kg वाला नीचे जाएगा और ये 1 kg वाला ऊपर जाएगा। तो ये नीचे जाएगा और ये हमारा ऊपर जाएगा। तो इस तरीके से इनका मोशन होने वाला है। जस्ट मैं इसको प्रॉपर्ली अलग कलर से लिखता हूँ ताकि अच्छा लगे, है ना बेटा। सो अब हम इनकी इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे। बस हमको ये ध्यान रखना है कि अगेन 2 kg वाला हमारा a एक्सेलरेशन से नीचे जाएगा और ये वाला हमारा a/2 एक्सेलरेशन से नीचे जाएगा। इसका हमको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो इक्वेशन बेटा हम इसके कैसे लिखेंगे? विल राइट इट एज विल राइट, तो फर्स्ट 2 kg वाले का क्या लिखेंगे हम? ये नीचे आ रहा है तो ये ज़्यादा डोमिनेंट है, ये कम डोमिनेंट है यहाँ पर। तो विल राइट 2g माइनस T1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ a, ठीक है। नेट फोर्स इज इक्वल टू मास टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन। उसका मास 2 है और एक्सेलरेशन a है। फिर वापस मैं यहाँ पर सी तो लिख देता हूँ, ओके। फिर अगर हम इस 1 kg वाले का अगर लिखेंगे हम तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है पुल्ली के साथ, तो विल राइट T2, ओके। T2 माइनस mg लिखेंगे और T2 की वैल्यू तो 2 टाइम्स ऑफ T1 है, तो विल राइट 2T1 माइनस 1g, ध्यान रखना इसको। तो कितना हो जाएगा? माइनस 1g इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो उसका मास 1 था, एक्सेलरेशन इसकी a/2 है। तो बस इसको यहाँ पर ध्यान रखना, ये a/2 हम पुट करेंगे। अगेन फिर इसको क्या करेंगे? हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि हम इसको सब्स्टिट्यूट, बस आपको बस सॉल्व करना भी है ताकि हम इसको एलिमिनेट कर सकें। तो ये हमारी सेकंड इक्वेशन थी, इसको एज इट इज़ रहने देते हैं। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन नई मॉडिफाई हो जाएगी। तो क्या हो जाएगी? इट विल बिकम 4g माइनस 2 टाइम्स ऑफ T1 इज इक्वल टू 4 है। अगर आप इन दोनों को ऐड कर देंगे बेटा तो T1 आपका कैंसिल हो जाएगा। नाउ यू कैन स्ट्रेट अवे गेट 4g माइनस g, 4g माइनस 1g, यहाँ पर क्या बचेगा? a/2 प्लस 4a, है ना। तो a/2 इज़ 0.5 एंड 4a इज़ 4a, 0.5 प्लस 4a विल बिकम 4.5a। तो अगर हम इसको यहाँ पर लिखेंगे यहाँ पर तो हमको क्या मिलेगा? 4g माइनस g 3g हो जाएगा। विल एट 3g इज इक्वल टू 8 9a/2 एंड a की वैल्यू हमारी हो जाएगी इनडायरेक्टली, वी विल गेट 6g/9। ये हमारी a की वैल्यू होगी। ध्यान रखना अगेन a किसका एक्सेलरेशन था? 2 kg का था। तो 1 kg वाले का एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? इसका हाफ हो जाएगा बेटा। सो 1/2 कितना हो जाएगा? जो फॉर 1 kg की एक्सेलरेशन हो जाएगी, इसकी हाफ कितनी हो जाएगी? 6g/9 का हाफ विच इज़ 2, विट विल बी 3g/9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो आई होप ये वाला पार्ट आपको समझ गया कि डबल पुल्ली को किस तरीके से आपको हैंडल करना है। सो होप दिस वॉज गुड। सो जिनको ये बहुत पसंद आया, what you can do, you can look at the complete video which is there, you can skip wherever is needed and you will find everything. So I hope ये डबल पुल्ली समझ गए। आई होप ये सारी चीज़ें आपको बहुत पसंद आई। सो अब हम आने वाले वीडियोस में फ्रिक्शन के कॉन्सेप्ट देखेंगे। सो थैंक यू सो मच एवरीवन।